तो जब ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना तो मैंने अपना रिसर्च करना शुरू किया और मुझे लगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ऑप्शन इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे पता है कि काफ़ी दर्शक मुझे ट्रोल करेंगे, अच्छे से ट्रोल करेंगे या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी मैंने एक और चैनल पे बात की थी तो लोगों ने कहा अच्छा आप इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद गैम्बलिंग कर रहे हो। और तीसरा मेथड है कि हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। अब यही चीज़ जो है आप इसके अंदर जितना डीप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो जो इन्वेस्टमेंट है वो वेल्थ जनरेशन के लिए है। वो मैं शायद नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं थी, मैं अपने नौकरी के साथ भी कर सकता था। बिल्कुल। और जो ट्रेडिंग है वो मैं तो कहता हूँ ये दिहाड़ी है। किसी ने मुझसे कहा कि सर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप हमें मेंटर कीजिए। मैंने कहा क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? हम 2-3 लाख रुपए से, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए का घर का खर्चा, मुझे हर एक महीने 1 लाख चाहिए। मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि अगर 8% नीचे खुला निफ्टी तो इन द ब्लैक स्वॉन इवेंट मेरा पूरा अकाउंट जो है वो 4% से नीचे नहीं गया। अगर मैं 18% बना लूँ ऑप्शन से और 14-15% बना लूँ लॉन्ग ओनली से, तो अगर मेरा 30% बन जाए और पोस्ट टैक्स अगर 25-26% बन जाए, वेरी गुड, तो 26% अगर आपका पोस्ट टैक्स बन रहा है तो 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाता है। बिल्कुल। 30 साल में वो पैसा 1000 गुना हो जाता है। और 0.8% नीचे चला गया तो पुट कट हो जाएगा। जनवरी में ये स्ट्रैटेजी लॉस में है। ओके, पिछले साल 2 महीने लॉस में थी, 10 महीने प्रॉफिट में थी। बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी कीजिए, वो होता है वोलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम। अभी हम लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, बहुत सारे लोन लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे सस्ता लोन कम इंटरेस्ट में कहां पे मिल रहा है? फ्यूचर्स मार्केट में। ओके, हाउ इज दैट? तो फ्यूचर का जो प्रीमियम है 1 साल का करीब वो। नमस्कार दोस्तों, तो वेल्थ डायरीज ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम वेल्थ की दुनिया के रियल लाइफ हीरोज की सफलता की डायरीज के कुछ अनमोल किस्से, कुछ सीक्रेट्स, कुछ जबरदस्त ज्ञान निकल कर रहते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा आसान ही नहीं बल्कि तेज भी बन जाए। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है बैंगलोर से एक बहुत ही खास मेहमान, मिस्टर धीरज सिन्हा। धीरज जी एक बेहद सफल ऑप्शंस ट्रेडर हैं जो एक बहुत बड़ी कैपिटल के साथ मार्केट में ट्रेड करते हैं, लेकिन उनकी सफलता के पीछे है एक असाधारण अनुभव। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 25 साल से भी ज्यादा लंबा वक्त बिताने के बाद उन्होंने सेल्फ ट्रेडिंग और फंड मैनेजमेंट में कुछ बड़ा करने के इरादे से अपना ट्रेडिंग और एंटरप्रेन्योर का सफर शुरू किया। फाइनेंस में IIM कैलकाटा जैसे दुनिया के टॉप संस्था से MBA करने के बाद उन्होंने अपनी एनालिटिकल और मार्केट स्किल्स को उस लेवल पर तराशा है जहां इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सिर्फ जुआ नहीं बल्कि सटीक सिस्टमैटिक साइंस बन जाती है। धीरज जी ने अपने करियर में UBS, HSBC, मॉर्गन स्टैनली, ब्रिजवाटर और वीजा इंटरनेशनल जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनियों के साथ काम किया है। यही अनुभव उनको फंड मैनेजमेंट की दुनिया में एक अलग मुकाम पर खड़ा कर देता है। इतना नहीं दोस्तों, उन्होंने बड़ी बड़ी IT कंपनीज में भी काम किया है। अपनी लास्ट जॉब में तो वो एक कंपनी में टेक्नोक्रेट्स की विशाल टीम को लीड कर रहे थे। दोस्तों, यही अनुभव और उनकी डिटेल ओरिएंटेड सोच आज उन्हें फंड मैनेजमेंट की दुनिया में भी एक अलग मुकाम पर खड़ा कर देती है। बाय द वे, इन्फोसिस में वो मेरे बॉस भी थे आज से कई साल पहले। दोस्तों, धीरज जी का ये मानना है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक रूप से भी एक बहुत ही इंटेलेक्चुअली रिवॉर्डिंग अनुभव है। और आज उन्होंने हमारे साथ वो सब गुप्त राज शेयर किए हैं जो ट्रेडिंग के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आज के इस एपिसोड में धीरज जी ने वो खास रणनीतियां साझा की हैं जिनसे वे एक मोटी कैपिटल से काफी कंसिस्टेंट इनकम बना रहे हैं। डिस्क्लेमर याद रखिए दोस्तों, वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस के लिए, हम में से कोई भी सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। कुछ भी स्टेप लेने से पहले आप अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर ले। तो बस दोस्तों, आराम से बैठिए, रिलैक्स कीजिए और सीधे चलते हैं आज के इस बेहतरीन पॉडकास्ट में और पलटते हैं धीरज जी की वेल्थ यात्रा की डायरी के कुछ पन्ने। तो धीरज, वेलकम टू वेल्थ डायरीज। और शुरू करते हैं आपकी कहानी से कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे और कहाँ से शुरू किया आपने। धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल वेल्थ डायरीज में बुलाने के लिए शुक्रिया और सारे दर्शकों को वेरी हैप्पी 2026 और मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा नाम धीरज है और पिछले 7 सालों से करीब मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। पिछले 3.5 साल से मैं फुल टाइम ट्रेडर इन्वेस्टर हूँ। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। मेरा जन्म राउरकेला में हुआ था। पापा राउरकेला स्टील प्लांट में थे, वहीं पैदा हुआ। उसके बाद पढ़ाई पाटली भागलपुर में हुई जो कि बिहार में है। मेरे मामा जी वहाँ प्रोफेसर थे।
मामी जी टीचर थी, तो पेरेंट्स ने सोचा कि शायद पढ़ाई में अच्छा माहौल मिलेगा, तो उन्होंने वहाँ भेज दिया। उसके बाद डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उस ज़माने में डॉक्टर बनने के लिए 17 साल की उम्र ज़रूरी होती थी, और मैं +2 उसके पहले कर गया था। वाह। तो मैंने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया, उड़ीसा में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उड़ीसा का जो सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर में था, उसी समय मेरा सिलेक्शन कैट के थ्रू IIM कैलकाटा में हो गया। तो मैंने 92-94 बैच IIM कैलकाटा से MBA किया। MBA करने के बाद चूंकि वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, और मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ कि अगर MBA करना है तो एक कुछ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट मेरा नहीं था। तो मैंने फाइनेंस में मेजर किया था और मार्केटिंग में भी किया था एज अ सेकेंडरी। चाहत थी कि फंड मैनेजर बनूं, बट जैसा कि कैंपस इंटरव्यू में होता है, फंड मैनेजर एज अ फंड मैनेजर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, ITW सिग्नोड, जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल है, उसमें प्रोडक्ट मैनेजर बना। और उसके बाद मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया। विक्रम दास गुप्ता, उस समय उन्होंने PCL करके एक कंपनी हुआ करती थी, काफ़ी फेमस कंपनी थी, उसके वो को-फाउंडर थे, और उन्होंने वो छोड़ के एक दूसरी कंपनी शुरू की थी, विच वाज अ स्टार्टअप। तो वो जो चाहत रहती है MBA बनने के बाद कि हम स्टार्टअप में काम करेंगे और उसको ग्रो करेंगे, बड़ा बनाएंगे साथ में, वो चाहत थी। मैंने वो कंपनी ज्वाइन की। काफ़ी अच्छा पीरियड था, 1.5 साल रहा, बट बहुत कुछ किया उस ज़माने में। आप जैसे हाईटेक सिटी देख रहे हैं आज हैदराबाद में, जब उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो रहा था तो मैं इन्वॉल्व था। अच्छा। जयललिता जी के साथ तमिलनाडु में MOU एक सिंगापुर की काफ़ी कंपनी से साइन किया था, मैं भी उसमें पार्ट था। तो इस समय कौन सी सिटी में बेस्ड थे? दिल्ली और कलकत्ता में था। अच्छा। उस कंपनी में, और काफ़ी यंग एज था। पर उसके बाद ऐसा लगा कि अगर आपको कायदे से अपना करियर बनाना है तो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक बड़ी कंपनी में भी काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। और उसी समय इन्फोसिस ने पहली बार 1997 में अपना एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि दे वांटेड टू हायर इंजीनियर्स प्लस MBA विद 1 to 3 years एक्सपीरियंस फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक IIM और XLRI। तो मैंने इन्फोसिस में अप्लाई किया, और मैंने सोचा कि अगर मुझे IT इंडस्ट्री में जाना है तो क्यों ना कोर IT विच इज़ डिलीवरी टेक्नोलॉजी, उसमें जाया जाए, और बाद में मैं स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग में शिफ्ट कर लूँगा। तो मैंने कोर जो इन्फोसिस का डिलीवरी IT है उसमें ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं हमेशा वहीं रह गया। मैंने कभी प्रॉपरली मार्केटिंग में शिफ्ट नहीं किया, बट धीरे धीरे रोल बढ़ता गया। इन्फोसिस मैंने जब ज्वाइन किया था तो करीब 2000 एम्प्लॉय थे। और जब मैंने IT इंडस्ट्री छोड़ा तो मेरी टीम में करीब 9-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ थे। तो काफ़ी हेडी ग्रोथ था शुरू में ज़्यादा, बाद में वो एक टेपर होने लगा, जो कि तरह से 4 इन्फोसिस आपके टीम में थे। बिल्कुल बिल्कुल, बट वो हेड काउंट और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करना वो अलग बात होती है। यस यस। तो उसके बाद मैंने मेनली इन्फोसिस, डेल, ये 2 कंपनी में 10-10 साल लगभग मैंने काम किया। अच्छा। और उसके बाद 2017 में कैपजेमिनी ज्वाइन किया। कैपजेमिनी ज्वाइन करने के बाद अच्छा था, बड़ी टीम थी, पर मैं टेस्टिंग हैंडल कर रहा था उनके फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का। और टेस्टिंग एज अ डोमेन इटसेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो मुझे लगा कि अब करियर का क्या करना है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन एक तरह के एक करियर में एक ठहराव आ गया था, क्योंकि उसके पहले ग्रोथ अच्छा था और उसके बाद जैसा होता है बेस इफेक्ट काम करता है। तो करीब 2019-2020 के आसपास मैं सोचने लगा कि मुझे अब क्या करना है, अगले जो 10-15 साल की करियर बची हुई है किस तरह से उसको शेप करना है। तो एक तो था कि आप फाइट मारो कैपजेमिनी में ही या किसी दूसरी कंपनी में, ग्रो अप द लैडर। तो लैडर तो काफ़ी ऊपर पहुंच ही चुका था, 1-2 पायदान और बचे हुए थे। और वो एक पॉइंट के बाद हर एक स्टेप काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि आप टेस्टिंग से निकल के किसी दूसरे एरिया में चले जाओ, जैसे कि क्लाउड है, AI है, पर एक ब्रांडिंग हो जाती है, खासकर बड़ी कंपनी में आप ब्रांडेड हो जाते हो। तो उस समय मैं सोचने लगा कि मुझे किस तरह से अपने करियर को शेप करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मैं IIM में पढ़ाई कर रहा था तो मैं फंड मैनेजर बनना चाहता था। तो वो जो इच्छा है वो फिर से जागृत हो गई। वो कभी मरी नहीं थी, वो शायद कहीं सोई हुई थी। इत्तेफाक है कि मैं ड्राइव कर रहा था बैंगलोर में, और बैंगलोर की ट्रैफिक आप जानते ही हो। तो मैं ट्रैफिक में रुका हुआ था और एक वीडियो प्ले होना शुरू हो गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप हर एक दिन 1000 रुपये कैसे बना सकते हो। अब आप समझ सकते हैं कि 1000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन द फैक्ट कि आप एक
कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो मुझे काफ़ी अपील किया। तो उन्होंने जो भी बताया था मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए। और मेरी आदत है कि मैं हर एक कोई भी नई चीज़ लेता हूँ। जैसे अपनी ज़िंदगी में मैंने रनिंग शुरू की तो उसमें काफ़ी घुस गया, और बीच में डीजेइंग भी की तो उसमें काफ़ी डीजेइंग भी किया आपने? डीजेइंग भी किया। तो अगर कोई चीज़ मैं अडॉप्ट करता हूँ तो फिर मन करता है कि उसके अंदर मैं डीप थोड़ा चला जाऊँ। तो जब ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना तो मैंने अपना रिसर्च करना शुरू किया, और मुझे लगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ऑप्शन इज द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे पता है कि काफ़ी दर्शक मुझे ट्रोल करेंगे, अच्छे से ट्रोल करेंगे या कुछ कहेंगे, क्योंकि अभी मैंने एक और चैनल पे बात की थी तो लोगों ने कहा अच्छा आप इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद गैम्बलिंग कर रहे हो। तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था कि अगर मैं किसी चीज़ को करियर की तरह अडॉप्ट करना चाहता हूँ तो 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड है, तो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है मुझ में, लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। तो जो भी करना है उसमें 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो एक रेगुलर इनकम की स्ट्रीम हो, जिससे कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फाइनेंशियली ना हो। हालांकि कॉर्पस है, आप कॉर्पस से भी अपनी ज़िंदगी चला सकते हो, पर मुझे लगा कि एक जैसे कंसिस्टेंट हमने 25 साल नौकरी की है, हर एक महीना पैसे आ जाता है, आदत पड़ जाती है। कंसिस्टेंट इनकम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो थी इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। पैसा तो है पर आप नौकरी केवल पैसे के लिए नहीं करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो इंटेलेक्चुअल जो आपकी हंगर है वो किस तरह से एड्रेस हो रही है। बिल्कुल। तो मुझे दोनों चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग में दिखी। तो थोड़ा एक्सप्लेन बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी कोई आपको बता सकता है कि चलिए आप स्ट्रैंगल सेल करना शुरू कर दीजिए और ये एडजस्टमेंट है। करेक्ट। लेकिन उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि स्ट्रैंगल में केवल एडजस्टमेंट नहीं होता है, ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। बिल्कुल। आईवी होता है, ऑप्शन ग्रीक में भी सेकंड लेवल के ग्रीक्स होते हैं। अच्छा। क्वांट मेथड्स होते हैं। आज बहुत सारी AI LLMs आ गए हैं, आप कोड कर सकते हैं, आप अपना कस्टम इंडिकेटर बना सकते हैं, आप मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ। आपको फोरकास्ट करना है कि जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो किस तरह से मूव करेगी। हमने सुना होगा शायद इम्प्लाइड वोलेटिलिटी और रियलाइज्ड वोलेटिलिटी में फ़र्क। ट्रू। अब इसके 3 तरीके हैं। एक तो मैंने इम्प्लाइड वोलेटिलिटी के चार्ट पे इंडिकेटर लगा दिया या प्राइस एक्शन देखा और एक फोरकास्ट करने की कोशिश की। अधिकतर लोग जो करते हैं मतलब। दूसरा तरीका है स्टैटिस्टिकल मेथड है। गार्च एक होता है, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो वो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है कि हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हैं। अब यही चीज़ जो है, आप इसके अंदर जितना डीप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो इंटेलेक्चुअली भी आप सेटिस्फाइड होते हैं। तो मेरी जो जर्नी है मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ऑलराइट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के मामले में जो इन्वेस्टमेंट है वो वेल्थ जनरेशन के लिए है। वो मैं शायद नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने नौकरी के साथ भी कर सकता था। बिल्कुल। और जो ट्रेडिंग है वो मेरा, मैं तो कहता हूँ ये दिहाड़ी है। और 1 साल में अगर मैं देखूँ तो 1-2 महीने लॉस होता हो, लेकिन 10 महीने तो मुझे पैसे मिल जाते हैं। और ये चीज़ संभव हुई ऑप्शन से, क्योंकि आप चाहे जितने भी बड़े फंड मैनेजर हो, मैंने बहुतों के बारे में किताबें पढ़ी, फंड मैनेजर्स की इंटरव्यू सुने, खुद भी करके देख रहा हूँ। अगर मार्केट डाउन है, उस डाउन फेज में एक अच्छे फंड मैनेजर के लिए भी पॉजिटिव रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले 15 महीने आप देख लीजिए, सितंबर 2024 के बाद मतलब मार्केट हाई पे भी वापस पहुंची नहीं, एक तरह से मार्केट पहुंची नहीं है। और बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनकी पूरी टीम है, PhDs हैं, सबको ही है। उनका रिटर्न आप देखिए, किसी का 2% है, 5% है, 7% है एक साल। कहीं का तो नेगेटिव भी है कहीं का, राइट। उनके 1 साल पहले देखे तो शायद उन्होंने 30% बनाया हुआ। अब चैलेंज है कि 1 साल में आप 30% बना रहे हो, दूसरे साल में आप 2% बना रहे हो, तीसरे साल 20% बना रहे हो, तो आपका एवरेज 10-12 आप हो गया। प्लान नहीं कर पाते हो। करेक्ट। एवरेज तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे हर एक महीना, क्योंकि मेरा जो खर्चा है वो पर तो मंथ, वो तो हर एक महीने कंसिस्टेंट है। करेक्ट। वो तो मैं नहीं कह सकता कि इस महीना हमने ज़्यादा बना लिया तो मैं ज़्यादा खर्च कर दूंगा, अगले महीने मैं खाना नहीं खाऊंगा। ट्रू। और ये चीज़ मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग से मिली। मैंने जब शुरू किया था तो एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर शुरू किया, और उस समय मेरी जॉब भी चल रही थी, तो बहुत कम वक्त मिलता था।
तो मैं खासकर मैंने कैश सिक्योर्ड पुट बेचना शुरू किया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा मुझे समय नहीं लगता था। कैश सिक्योर्ड पुट है तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं इसकी डिलीवरी ले सकता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अधिकतर जो लोग नया ट्राई करते हैं, मैंने देखा वो लोग कवर्ड कॉल से ट्राई करते हैं, तो लोगों को कॉल्स में ईजी लगता है कुछ भी करना, पुट में थोड़ा सा टफ लगता है। लेकिन आप तो मैंने दोनों चीज़ की। तो चूंकि मैंने आपको कैश सिक्योर्ड पुट के बारे में कहा, पर अगर कैश सिक्योर्ड पुट से वो खरीद लिया, हमने खरीद लिया और डिलीवरी ले ली, तो उसके बाद कवर्ड कॉल करो। तो बेसिकली जो व्हील स्ट्रैटेजी है, हालांकि अब मैं व्हील स्ट्रैटेजी में काफ़ी एडवांस्ड, हाँ मैंने आपका एक वीडियो देखा था कि एडवांस्ड व्हील थोड़ा आपने बताया। करेक्ट, क्योंकि मैंने कहा था कि कॉल बेचने के लिए डोंट लुक एट ओनली होल्डिंग, यूज योर ब्रेन। करेक्ट मेरे को याद तो मैंने वो एक वीडियो बनाया है, मेरा चैनल है धीरज सिन्हा 2001। उसके बाद 2020 में कोविड आ गया, तो वक्त थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ट्रैवल में जो वक्त जाता था वो बच गया। काम तो उतना ही रहा, लेकिन ट्रैवल का जो समय था वो हाथ में आ गया। और चूंकि आप घर से काम कर रहे हो, तो बीच बीच में स्क्रीन भी देख सकते हो, नॉट थ्रू आउट, बट जैसे 1-1.5 घंटे में तो आप एक बार देख ही सकते हो 2 मिनट निकाल के। तो जब ये चीज़ें हुई तो मैंने कुछ और स्ट्रैटेजीज ऐड की अपने रिपोर्टवा में। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि 2020 के मार्च में जब मार्केट गिर रहा था, तो क्या तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना भी नहीं चाहते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको काउंटर पोजीशन लेना पड़ेगा। तो बेसिकली जिस चीज़ के लिए ऑप्शंस मेनली बने हैं, काउंटर पोजीशन आप किस चीज़ के लिए लेंगे? ऑप्शंस के लिए लेंगे ना। लेकिन ये बात जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या जो भी मुझे फिर भी आज भी मुझे पता है लोग ट्रोल करेंगे, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। वो कह रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 10 करोड़ का म्यूचुअल फंड पड़ा हुआ है और मार्केट डाउन है, आप घबरा कर 10 करोड़ विड्रॉ कर रहे हो, तो आपको जो भी आपका फ़ायदा हुआ था म्यूचुअल फंड का, वो कम हो जाएगा और आगे भी आपको री एंट्री करने में वक्त लगेगा। हाँ, डर भी लगेगा। फिर आप री एंट्री तब करोगे जब मार्केट काफ़ी बढ़ चुका होगा। हाँ। तो वो जो पूरा फेज आप मिस करोगे, उसकी जगह पे अगर आपने इंश्योरेंस खरीद लिया, एंड इन दिस केस इंश्योरेंस है पुट ऑप्शन, करेक्ट, अगर उतने नोशनल वैल्यू का बीटा से मल्टीप्लाई करके, अगर बीटा से मल्टीप्लाई करने की समझ में नहीं भी है, तो आप देख लीजिए कि आज की डेट में 5 लॉट जो निफ्टी के होते हैं, करेक्ट, करीब 90 लाख के हैं। 90 लाख के हो गए। तो अगर मेरे पास 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, तो मैं 5 लॉट अगर निफ्टी का पुट खरीद लूँ, तो कवर उसके लिए भले ही मुझे 1 लाख रुपया देना पड़े। जब कोविड का वक्त आया, तो मैंने ये सब करके मेरा पोर्टफोलियो मोर और लेस स्टेबल रहा। तो जो मेरी बिलीफ थी कि ऑप्शन इज अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, और फिर मैं कह रहा हूँ ऑप्शन इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कोविड के समय अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो नहीं गिरा, अभी बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि झूठ बोल रहा है। एक्चुअली अगर मैं भी आपको 5 साल पहले सुनता तो मैं सोचता आप झूठ बोल रहे हो। अब जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जैसे मैंने अपने बारे में भी बात किया, जब कोविड का समय आया तो मैंने हेज किया। अगर मार्केट नीचे नहीं जाता तो मैंने जो हेज की कॉस्ट दी थी पुट खरीदने के, वो मुझे नुकसान होता। करेक्ट। लेकिन उस नुकसान से मुझे क्या मिलता कि मैंने विड्रॉ नहीं किया, मैंने पोर्टफोलियो रखा, बाद में मुझे प्रॉफिट हुआ। तो अब मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मैसेज बहुत ही क्लियर है कि ऑप्शन इज़ अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज़ करना आता है, और अगर आने की बात एक चीज़ है, आप उसको उस तरह से यूज़ करते हो। एक तो हमें आता है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं कि ये तो जी लॉटरी है। बस 1 मिनट लूँगा मैं। बहुत सारे कॉल आते रहते हैं लोगों के पास, मेरे पास भी आते हैं कि सर हम आपको टेलीग्राम पे टिप्स देते हैं या व्हाट्सएप पे टिप्स देते हैं, हर एक दिन हम आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का पुट और कॉल ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ था, मन किया कि चलो थोड़ा बात किया जाए। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपका रिटर्न कितना है? तो एक लड़की थी, उसने कहा कि सर हम 8-10% हर एक दिन में आपका प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा कि चलो, और सर 80% ऑफ द टाइम प्रॉफिट होगा आपका। तो मैंने कहा कि एवरेज मैं मान सकता हूँ कि हर एक दिन मेरा 5% प्रॉफिट होगा। तो उसने कहा सर गारंटी 5% प्रॉफिट होगा। तो मैंने कहा कि आप समझ रहे हो कि आप मुझसे क्या बोल रहे हो? शी सेड यस सर, मैंने तो CFA किया हुआ है। अच्छा। एंड वो भी थोड़ी जिद्दी थी। तो मैंने कहा अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप उस क्वेश्चन का सही जवाब दोगे तो मैं आपको यूं ही जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, भले मैं आपका कॉल यूज़ करूं या नहीं करूं, मैं आपको उसका पैसा दे दूंगा। अगर मैं 1 लाख रुपए के साथ शुरू कर रहा हूँ
और हर एक दिन 5%। मेरी 5% कंपाउंडिंग हो रही है और मैं 250 दिन ट्रेड करूंगा साल में। तो एक साल के बाद वो 1 लाख रुपया कितना बन जाएगा, इसका आप जवाब दे दीजिए और मैं आपको आपकी सब्सक्रिप्शन फी ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब मैंने कहा कि वो भी बहुत जिद्दी थी तो उसने कहा सर मैं इसका जवाब दे सकता हूँ लेकिन मुझे पेन एंड पेपर चाहिए, तो मैं आपको लिख के व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। और उन्होंने भेजा, वो व्हाट्सएप आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उन्होंने एक गलती की थी, उसमें T/252 कर दिया था जबकि वो 252 होना चाहिए था। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, 1 लाख रुपया 5% पर डे कंपाउंडिंग से एक साल के बाद 458 करोड़ हो जाएगा। किसी ने मुझसे कहा कि सर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप हमें मेंटर कीजिए। मैंने कहा क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? हम 2-3 लाख रुपए से, लेकिन मुझे 1 लाख रुपए का घर का खर्चा, मुझे हर एक महीने 1 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा सर ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मेरे पास नहीं है। अगर आपने बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अपने आपके एक्सपेक्टेशन है, सॉरी अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, तो हाई चांसेस है कि आपको लॉस होगा, आपका कैपिटल भी चला जाएगा। और अगर आप स्ट्रैटेजी की तरह यूज़ कर रहे हो, हेजिंग कर रहे हो, लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बना रहे हो, फिर आप उसके ऊपर ऑप्शंस कर रहे हो, तो आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। हाँ, राइट। क्योंकि 2 तरीके की चीज़ें होती हैं जब भी हम कंप्यूट करते हैं। तो आप जो रिटर्न है वो कंप्यूट कर सकते हैं कि मैंने कैपिटल कितना डिप्लॉय किया है। अब मान लिया निफ्टी का 1 लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने उसको हेज कर लिया है, सपोज आयरन कॉन्डोर, तो मुझे 60-70 हज़ार रुपये चाहिए या ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख रुपये चाहिए फॉर 1 लॉट। करेक्ट। और उसमें मेरा 2,000 या 3,000 रुपये का प्रॉफिट आ सकता है। तो अगर मैं 1 लाख रुपये पे प्रॉफिट कंप्यूट कर रहा हूँ तो मेरी रिटर्न वीकली 2% हो गई है, जो कि 8%, जो बहुत ज़्यादा होती है। करेक्ट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपये हैं, तो क्या मैं पूरे 10 करोड़ को एक ही स्ट्रैटेजी पे लगा सकता हूँ? बहुत रिस्की हो जाएगा। बहुत रिस्की हो जाएगा। तो अगर मैं कैपिटल अवेलेबल जो है मेरे अकाउंट में, उस पे रिटर्न अगर मैं देखता हूँ, तो मेरा जो गोल है, मेरा गोल है 15 से 18% अगर मुझे एक साल पूरे कैपिटल पे निकल गया, आई एम हैप्पी। ट्रेडिंग के थ्रू, ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग। अतुल, जैसे आप पूछ रहे थे कि जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है तो बिहेवियर में क्या चेंज आता है या ट्रेडिंग स्टाइल में क्या चेंज आता है? एब्सोल्युटली। तो 2 चीज़ें हैं। एक, जैसा हम कह रहे हैं कि देखिए आपकी कैपिटल बढ़ गई है, ट्रेडिंग कैपिटल, लेकिन जो लॉस आपको दिखता है वो बहुत बार हम ट्रेडर कम्युनिटी जो है परसेंटेज के टर्म्स में कहते हैं, करेक्ट, मोस्टली कि हम 2% एक दिन में ले सकते हैं या तो हम अपनी ट्रेडिंग बंद कर देंगे। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा है, खासकर मेरे माइंडसेट के हिसाब से, कभी कभी एब्सोल्यूट वैल्यू, खासकर पर्सनल अकाउंट में, अभी मैं फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फ़र्क पड़ता है। मान लिया मेरे कैपिटल 20 करोड़ है और 2% लॉस, तो 20 करोड़ का 2% 40 लाख होता है। करेक्ट। तो जब मैं 40 लाख अगर देखूं तो मैं नहीं देख सकता हूँ 40 लाख का लॉस, क्योंकि मुझे लगता है यार ये तो मुझे 6 महीने की मेरी सैलरी थी, 40 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। तो मैं एक एब्सोल्यूट वैल्यू देखता हूँ कि उससे ज़्यादा मेरा रिस्क नहीं होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि जैसे 2 करोड़ वाला इंसान तो 4 लाख का लॉस देख सकता है, लेकिन 20 करोड़ वाला 40 लाख नहीं दे सकता। डिपेंड करता है कि आप या तो आपकी माइंडसेट चेंज हो रही है, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, राइट। कुछ लोगों का वो एपेटाइट हो सकता है और आप परसेंटेज में सोचते हैं। तो उसके चलते मैंने 2 चीज़ें करनी शुरू की। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ा, एक तो जो एडजस्टमेंट है वो मैंने कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट में टेंशन बहुत ज़्यादा होता है। ओवरनाइट गैप हो गया या कुछ हो गया, या मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपके पास नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है, तो अब आपका एमटीएम बढ़ते जाता है। करेक्ट। और वो क्या होता है कि एक पॉइंट के बाद हो सकता है कि आप घबरा कर पोजिशन काट दें। तो मैंने एडजस्टमेंट करना कम कर दिया। दूसरी चीज़ ये थी कि जो कैपिटल डिप्लॉयड है मैंने उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं लाना चाहूँगा कि मैं ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग दोनों करता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन जो पोजीशन साइजिंग है उसमें मेरा ये रहता है कि जब ऑप्शन बाइंग भी मैं कर रहा हूँ तो मैं नोशनल वैल्यू देखता हूँ, ना कि कितना प्रीमियम मुझे लग रहा है। अच्छा। तो अगर मैंने 26,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है 10 लॉट 650, तो मैं देखता हूँ कि मेरी जो डिप्लॉयमेंट है वो 26,000 इंटू 650 है, 26,000 इंटू 650। नाउ दैट अमाउंट is I ensure that it does not go beyond 3 times of my account capital, सब मिला के, सारे पोजीशन मिला के। अच्छा। सेलिंग बाइंग सबके सब मिला के,
तो ऑप्शन बाइंग में तो आप 100 टाइम्स भी कर सकते हो, करेक्ट। ऑप्शन सेलिंग में 7-8x का आपको लेवरेज मिलता है, लेकिन मैं उसको कम करता हूँ। तो दो चीज़ हुई, एक तो पोजीशन साइज और दूसरा एडजस्टमेंट। ओके। इसके चलते क्या हुआ कि मेरा जो ओवरनाइट गैप है, तो मैं देखता हूँ कि अगर ब्लैक स्वान इवेंट आ गया, मैं 1-2% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि अगर 8% नीचे खुला निफ्टी, तो इन द ब्लैक स्वान इवेंट मेरा पूरा अकाउंट जो है वो 4% से नीचे नहीं गिरेगा। ओके। ऑन द पुट साइड। तो दोनों हेजिंग मैं थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि कॉल में क्या होता है, नॉर्मली ब्लैक स्वान इवेंट नीचे की तरफ होंगे। करेक्ट। ब्लैक स्वान इवेंट ऐसा नहीं होगा कि 20% निफ्टी ऊपर खुलेगा। करेक्ट। तो मैं पुट की जो हेजिंग करता हूँ वो थोड़ी क्लोज हेजिंग करता हूँ, ओके। कॉल में थोड़ा लिबरल रहता हूँ। आई होप आई एम मेकिंग करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। दूसरी चीज़ है कि डेटा पे जो ध्यान है और सिस्टम पे जो ध्यान है वो ज़्यादा हो गया है। तो अब मेरी इंट्राडे ट्रेड मोर और लेस ऑटोमेटेड तरीके से मैं करता हूँ। अच्छा। एल्गोज यूज़ करता हूँ, सिस्टम यूज़ करता हूँ। तो ये शिफ्ट कब हुआ, मतलब? ये शिफ्ट हुआ जब मैंने ज़्यादा, जब ये ऑफ कोर्स फुल टाइम होने के बाद हुआ। अच्छा। राइट। और फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि टूल्स यूसेज, तो मैंने ट्रेनिंग भी की और आज भी मैंने ट्वीट किया है कि लोग ट्रेनिंग में पैसा खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन टूल नहीं खरीदना चाहते, उनको फ्री टूल चाहिए। मैं कहता हूँ कि टूल में थोड़ा खर्च अगर आप करें तो बहुत फ़ायदा होता है। ओके। तो अच्छे टूल्स हैं। ओके। 3-4 टूल्स मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। तो एल्गोस के लिए मैं एल्गो टेस्ट यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरा सिमुलेशन, बैक टेस्टिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सब कुछ हो जाता है। इसके अलावा मैं स्टॉकेज काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इस टूल में 1-1.5 साल में, वो यूज़ करता हूँ। और तीसरा जो डिफाइन एज का जो टूल सेट है, खासकर उसमें एक टूल है आर जोन, जो कि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। ऑप्स्ट्रा पहले यूज़ करता था, पर ऑप्स्ट्रा अब कम यूज़ होता है क्योंकि मैं एल्गो टेस्ट में वो फंक्शनलिटी यूज़ कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब ये हो कि रिस्क मैनेजमेंट, जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने उसको 2 तरीके से देखा। एक तो मैंने पोजीशन साइज कम कर दी, तो डिप्लॉयड कैपिटल जो मार्जिन मेरा डिप्लॉयड है वो कम हो गया। और दूसरी चीज़ है कि मैंने एडजस्टमेंट करना कम कर दिया। ओके। और वो एक और चीज़ से लाइन हुआ, क्योंकि मैंने आपको जैसे इंट्रो के समय बताया था कि मैं AIF CAT 3 फंड सेटअप कर रहा हूँ, क्वांट ग्रो के नाम से। ओके। अभी अप्रूवल नहीं मिला है, अप्रूवल के प्रोसेस में है। ऑलराइट। तो सेबी के रूल के हिसाब से उसमें आप लेवरेज जो है 2x ले सकते हो। अच्छा। ओके। ऑफ कोर्स ऑप्शन बाइंग में वो प्रीमियम इनटू क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। लेकिन मैं उसके चलते क्या हुआ कि कैपिटल बढ़ने के साथ साथ, चूंकि मैं चाहता था कि इसको एज अ बिजनेस कैसे ट्रीट किया जाए और मैं फंड मैनेजर फॉर्मली बन जाऊं और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलूं, ओके। तो मुझे अपने स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस करने पड़े। कि बहुत फार OTM ऑप्शंस को आपने सेल कर दिया, तो सेबी के हिसाब से उसकी एक्सपोजर ज़्यादा होती है। ओके। और फंड में आप 2x ही ले सकते हो। अच्छा। तो मुझे बिकॉज मैं चाहता था कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है, वो कहते हैं ना, अमेरिकन्स कहते हैं ईटिंग योर ओन डॉग फूड। तो फंड इस्तेमाल शुरू करने के पहले मैं चाहता था कि मैं अपने पैसे पे वही सारी स्ट्रैटेजी चलाऊं जो कि फंड सेटअप करने के बाद चलाऊंगा। ओके। तो उसके लिए भी मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज ट्वीक किया। अच्छा। और अब मैं उतना दूर नहीं जाता हूँ। अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करना भी रहता है तो मैं OTM रहता हूँ, लेकिन OTM बहुत फार OTM नहीं रहता हूँ, क्योंकि आपको 2x वाला ही रहेगा फाइनली, चाहे आप दूर करो चाहे। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा अपनी क्वांटिटी नहीं बढ़ा सकता। हाँ, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। ये भी इवोल्यूशन है एक तरह का कि जी हाँ। क्योंकि हर इंसान शुरू में तो शुरू करता है जितनी दूर की बेच दो, भले ही 2 रुपये 5 रुपये मिल रहे हो, पर धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें सामने आएंगी। तो और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में टेल रिस्क बहुत होता है। और जिन्होंने जेन स्ट्रीट के समय ये सब बहुत दूर वाले ऑप्शन बेचे हैं, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं बिल्कुल है। अगर आपने किया है तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपने फुल क्वांटिटी के साथ मान लिया निफ्टी में 2-2 रुपये का ऑप्शन बेच दिया एक्सपायरी के दिन, या सेंसेक्स में 1-1 रुपये का भी बेच दिया, तो वो 1 रुपये को 30 रुपये होते देरी नहीं लगती थी। और कहीं ना कहीं तो आपको निकलना पड़ेगा। करेक्ट। और मैं बात करूंगा जब मैं स्ट्रैटेजी पे आऊँगा, वहाँ पे डेटा की अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शंस डेटा की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करते हो तो एक तरीका है स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने का, राइट? या तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, टेक्निकल करते हो, या दोनों को कंबाइन करते हो। पर डिफरेंस ऑप्शंस में है कि आपको फंडामेंटल टेक्निकल तो रहता ही है, करेक्ट। उसके अलावा जो ऑप्शंस डेटा है, जैसे OI हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ग्रीक्स हुए, वोलेटिलिटी हुई, और इसके जो
और भी जो डीपर मीनिंग्स है, वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट। एंड इट इज़ मोर एमिनेबल टू क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो जो मैंने दूसरी चीज़ बताई थी कि पैसा कंसिस्टेंट मनी जनरेशन, बट इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट। सो इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट के लिए भी इट इज़ अ ग्रेट इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हेन डिड यू डिसाइड कि अब मैं पूरा स्विच कर जाता हूँ, मतलब जॉब को छोड़ ही देता हूँ? तो एक चीज़ तो मैंने बताया था कि वो इनकम जनरेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो मैंने एक टारगेट रखा था कि जिस साल मेरा प्रॉफिट ऑप्शन से मोर और लेस सैलरी के बराबर हो जाए या उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए, तो मैंने 1.5 सोचा था एक्चुअली, तो लगभग उतना बन गया था। वो हो सकता है कि इस हमारे वीडियो पे भी कुछ कमेंट आए कि सर अपना पीएनएल दिखाओ। तो ये बहुत ही कॉमन है, पर मैं ये कहता हूँ ठीक है पीएनएल वगैरह ज़रूरी है जी, या पर जो सीखना चाहता है उसके लिए क्या मायने रखता है? ये तो अगर सचिन तेंदुलकर रमाकांत अचरेकर सर से पूछते कि सर आपने इंडिया के लिए कितने टेस्ट खेले हैं, मुझे सिखाने के पहले आप मुझे ये दिखाओ कि आपने इंडिया के लिए खेलकर कितनी सेंचुरी मारी है, तो रमाकांत सर तो उनके कोच बनते ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो अच्छे कोच थे। अब एज अ प्लेयर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। करेक्ट। तो जो ट्रेडिंग में मैंने देखा है, मैं भी आज भी बहुत सारे वीडियो देखता हूँ और उसमें मैं जज करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि ये आदमी बहुत ही क्रूड वे में बात कर रहा है, या बहुत पढ़ा लिखा है, या ये चोर है, ये फ्रॉड है, ये पीएनएल दिखा रहा है। क्योंकि मेरा मकसद ये है कि अगर मैंने पे भी किया है कुछ हज़ार रुपये और अगर मुझे उतनी सीख मिल गई है, भले वो खुद उस स्ट्रैटेजी को चलाए या नहीं चलाए, अगर मैंने उसका बैक टेस्ट किया, मैंने सीखा और मुझे उससे प्रॉफिट हो रहा है, मेरे लिए दैट इज व्हाट मैटर्स। करेक्ट। तो किसी ने मुझे स्ट्रैटेजी बता दी तो मैं उसको ब्लाइंड नहीं चलाता हूँ, बैक टेस्टिंग मैं पहले उसकी बैक टेस्टिंग करता हूँ, लेकिन वो मुझे एक आइडिया देता है। जैसे एक कॉन्फ्रेंस में मैं गया था तो किसी ने कहा था कि अगर आप मोमेंटम के बाद तो आप आईटीएम ऑप्शन सेल कर दो, ओके, या आईटीएम ऑप्शन को आप मॉनिटर करना शुरू कर दो और उसकी मूवमेंट एक पॉइंट, सपोज 130 रुपए का ऑप्शन है जब आपने मॉनिटर करना शुरू किया और वो आपके फेवर में जब 20 पॉइंट जाता है तभी आप पोजीशन लो। ओके, सो यू डू द एंट्री ओनली आफ्टर दैट मोमेंटम। अब ये चीज़ उसके पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आइडियाज मिल जाते हैं। ये आइडिया मुझे मिला उस सेशन से। मुझे नहीं पता कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया था ये बात खुद यूज बताई थी, वो खुद करते कि नहीं करते, आई डोंट केयर। लेकिन उसके बाद आके मैंने बैक टेस्ट किया, मैंने वो मोमेंटम उसमें लगाया, फिर मैंने कुछ दिन फॉरवर्ड टेस्टिंग की, फिर कुछ दिन चलाया, उसके बाद रेजीम चेंज हुआ तो मुझे लगा कि नहीं अब ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, देन आई स्विच टू विदाउट मोमेंटम। आपने कोई बड़ा झटका या बड़ा लॉस झेला है मार्केट में? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक तो हमने बहुत ही हैप्पी गो लक्की टाइप की बात की है। तो मैंने आपसे एक बार कहा कि मैं एडजस्टमेंट कम करता हूँ, तो उसमें एक और है जो कि मेरी लर्निंग थी। अदानी का जो हेडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, उस समय क्या हुआ कि मेरे पास बैंक निफ्टी, आप अगर कोई जाके चार्ट देखें तो उस जस्ट रिपोर्ट के आने के पहले बैंक निफ्टी की ब्रेकआउट हुई थी, करीब वो 41,000 42,000, मुझे एग्जैक्ट लेवल याद नहीं आ रहा है बट उसके आसपास था। ओके, जैसे ही बैंक निफ्टी की ब्रेकआउट हुई, मैंने बहुत नज़दीक वाला पुट ऑप्शन भेज दिया था 1800 क्वांटिटी। ओके, उस समय 900 थी फ्रीज क्वांटिटी बैंक निफ्टी की, मैंने 900 इंटू 2 मतलब 1800 क्वांटिटी भेज दी। और मुझे काफ़ी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं एडजस्टमेंट करके तो निकाल ही लूँगा। तो वो फेल्ड ब्रेकआउट था। एंड जैसा कि ऑप्शन सेलर्स करते हैं, लॉस में वो पोजीशन कट नहीं करते हैं, वो एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जो रिएक्शन आया, पहले दिन उतना रिएक्शन स्ट्रांग नहीं था, पर बैंक निफ्टी गिरा और ब्रेकआउट फेल कर गया। तो मैंने एक कॉल ऑप्शन भेज दिया, नज़दीक वाला कॉल ऑप्शन भेज दिया। दूसरे दिन भी मैंने एडजस्ट किया। उसके बाद वीकेंड आ गया और वीकेंड पे लोगों को पूरा ढंग से पता चला, या जो भी एनालिसिस थी, जो भी उसके नेगेटिव न्यूज़ थे, वो सारे काफ़ी एक्सेंचुएट हो गए। बिल्कुल। तो मंडे मॉर्निंग, उसके बाद वाली जो मंडे आई थी, मंडे मॉर्निंग जब वो पोजीशन खुला तो मेरा लॉस काफ़ी सिग्निफिकेंट था। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 30-35 लाख रुपए का लॉस था एडजस्ट करने के बाद। और उस समय मुझे लगा कि अब मैं एडजस्टमेंट करके भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो जब मार्केट खुला काफ़ी बड़ी लॉस थी और 1800 क्वांटिटी थी, करेक्ट, जो कि वट एवर वॉज माई अकाउंट साइज, इट वॉज सिग्निफिकेंट, एब्सोल्यूट टर्म्स में इट वॉज सिग्निफिकेंट। तो मैंने वो पोजीशन कट किया। अब दो चीज़ें आती हैं दिमाग में, एक तो पहले मुझे लगा था कि अगर बैंक निफ्टी कम भी चला जाएगा तो मैं इसको रोल ओवर करता रहूँगा, लेकिन अगर वो 180 की जगह शायद वो
सॉरी 1800 की जगह अगर वो 180 क्वांटिटी रहती तो मैं कर भी लेता। हाँ, ये तो बहुत बड़ी लेकिन क्वांटिटी बड़ी थी, लॉस बड़ा था, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था इट इज स्टिल सिग्निफिकेंट एंड दैट इम्पैक्टेड मी, दैट इम्पैक्टेड माई ट्रेडिंग स्टाइल। ओके। उस लॉस के बाद मैंने पोजीशन साइज का कंट्रोल बहुत करना शुरू कर दिया। और जैसे आप समझ सकते हैं कि इसमें हेज नहीं था। इसमें हेज क्या था कि मैंने कॉल भी बेचा हुआ है, मैंने पुट भी बेचा हुआ है। दिस वाज वन ऑफ द बिग लर्निंग आई हैड, ओके, राइट? सो इफ आई हैव टू कॉल इट आउट। दूसरा, एक्सपायरी डे के दिन हमें लगता है कि हमने दूर का ऑप्शन बेच देते हैं और निफ्टी की एक रेंज रहती है, उतना तो होता ही नहीं है, 5-10 रुपए कर देते हैं। वो भी किसी दिन हमने बेचा हुआ था और उस समय मैं जॉब में भी था। अच्छा, राइट? तो मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी कस्टमर के साथ, और ये ऑप्शन मैंने सोचा था बहुत दूर है, मुझे मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। जैसे मार्केट ओपन हुआ था उस दिन एक्सपायरी थी, मैंने वो ऑप्शन सेल कर दिया था और मुझे पता था कि बिजी डे है, मैं ध्यान दूंगा। लेकिन उस दिन भी मेरा काफ़ी नुकसान हुआ था। अच्छा, क्योंकि उस दिन मार्केट की मूवमेंट ज़्यादा हो गई थी और उसके बाद मुझे समझ में आया कि गामा मूव आ गया उस दिन। हाँ, गामा मूव आ गया और व्हाटएवर, मतलब इट बिकेम इन द मनी। ओके। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली कोई 2 रुपया का, 3 रुपया का, 5 रुपया का ऑप्शन बेच दें। यस, आपको 90% ऑफ द केसेस आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन 2-3 बार आपको इतना बड़ा झटका लगेगा कि फिर आपको उसको रिकूपरेट करने में 3-4 महीने लग जाएंगे। और अब आई एम कंफर्टेबल कि प्रॉफिट भले ही कम हो लेकिन रिस्क मेरा डिफाइंड हो, खासकर ओवरनाइट। तो इंट्राडे मेरे पोजीशंस कभी कभी नेकेड रहते हैं काफ़ी समय, क्योंकि मेरा एसएल रहता है, करेक्ट। लेकिन जो ओवरनाइट है उसमें एसएल काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर गैप अप या गैप डाउन सिग्निफिकेंट हुआ तो काम नहीं करेगा, तो हेज करके जाना पड़ता है। अच्छा, और उसमें मैं 2 चीज़ें करता हूँ, पोजीशन साइज कम कर देता हूँ और हेज भी रखता हूँ। ओके, दोनों चीज़ें। ओके, दोनों चीज़ें कर लेते हैं। दोनों चीज़ें करता हूँ। आई विल कंसिडर माई सेल्फ वेरी सक्सेसफुल अगर मैं 18% बना लूँ ऑप्शन से और 14-15% बना लूँ लॉन्ग ओनली से। तो अगर मेरा 30% बन जाए और पोस्ट टैक्स अगर 25-26% बन जाए, वेरी गुड। तो 26% अगर आपका पोस्ट टैक्स बन रहा है तो 10 साल में आपका पैसा 10 गुना हो जाता है। बिल्कुल। 30 साल में वो पैसा 1000 गुना हो जाता है। आप अगर कहीं से भी शुरू कर रहे हैं, आप अगर 25 लाख से भी शुरू कर रहे हैं, तो भी इट विल बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट इवन आफ्टर फैक्टरिंग इन्फ्लेशन। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो फिर जैसे आपने बोला इंट्राडे में आप ये करते हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। तो अब मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो स्ट्रैटेजी के 2 एलिमेंट हैं। एक तो पहले मैं लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बनाता हूँ। ओके। तो लॉन्ग ओनली में मैं मल्टी एसेट पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात है, कैश इक्विवेलेंट रहता है 20-25%। वो कैश इक्विवेलेंट में खासकर मनी मार्केट फंड में रखता हूँ। अच्छा। और कभी कभी मैं जीरोधा लिक्विड केस जो अब आ गया है तो लिक्विड केस में डाल देता हूँ, क्योंकि वो कन्वीनियंट है। ओके। बट मैं मनी मार्केट फंड जो है उसमें पार्क कर देता हूँ। ओके। वो करीब 20 से 25% एलोकेशन मेरा उसमें रहता है। अच्छा। ये फिक्स्ड इनकम हो गया, इट इज़ लाइक एन एफडी। और वो मेरे लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ओवरनाइट के लिए मुझे कैश इक्विवेलेंट चाहिए। तो ब्रोकर्स या एक्सचेंजेस इसको कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। इसके अलावा मेरा 10% बाय डिफ़ॉल्ट गोल्ड में रहता है। ओके। लेकिन अभी मैंने उसको करीब 20% के करीब किया हुआ है गोल्ड एंड सिल्वर में। ओके। और मैं अभी भी सोचता हूँ कि गोल्ड इज मोर स्टेबल देन सिल्वर। सिल्वर में भी मोमेंटम, वोलेटिलिटी भी ज़्यादा है, लेकिन वोलेटिलिटी ज़्यादा है। मैं सिल्वर की थोड़ी सी बात करूँगा बाद में। हाँ। बट आई टॉक अबाउट दैट, क्योंकि अब तो सब पूछ रहे हैं कि निकलना कब है, प्रॉफिट बुक करने के। करेक्ट। क्योंकि जो फोमो वाले थे वो भी इंटर करके उन्होंने भी पैसे बना लिए। बिल्कुल। ओके। एनीवे, और जो तीसरी चीज़ है वो मैं इक्विटी में डालता हूँ, डायरेक्ट स्टॉक्स में। राइट। अभी चूंकि मैं रिटेल ट्रेडर हूँ तो मैं उसका पार्टली हाफ ऑफ इट आई पुट इन पैसिव फंड एज अ रिटेल ट्रेडर। लेकिन जब एक बार मेरे पास फंड बन जाएगा तो वो मुझे अलाउड नहीं है। ओके। एज अ फंड आई कैन नॉट इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड। ओके। तो मुझे डायरेक्ट स्टॉक में डालना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 स्ट्रैटेजी है। एक मैं FNO यूनिवर्स पे चलाता हूँ। ओके। और वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी है। उसके बारे में मैंने 2 वीडियो भी बनाया है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे धीरज सिन्हा मोमेंटम, तो आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। थोड़ा सा बता दीजिए यहाँ पे फिर। हाँ। तो वो मोमेंटम बेसिकली है कि आप यूनिवर्स हो गया FNO, 210-215 स्टॉक जो यूनिवर्स है, तो मेनली लार्ज एंड मिड कैप ओके आ गए। उसमें मैंने फिल्टरिंग क्राइटेरिया लगा रखा है। तो उसमें मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ देखता हूँ, उनकी EMA देखता हूँ, और 52 वीक से कितना रिट्रेसमेंट, ये 3 चीज़ें देखता हूँ। तो मेरे स्टॉक फिल्टर हो जाते हैं। ओके। तो जैसे 210 स्टॉक है तो वो फिल्टर होके 80-85 स्टॉक्स हो जाते हैं। ओके। उन 85 स्टॉक्स को
मैं वोलेटिलिटी एडजस्टेड रिटर्न पे 1 साल के, वैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि अगर मैं सिंपल रिटर्न पे उनको रैंक कर लूँ, अच्छा 6 महीने का भी है, आप देख सकते हैं, अभी मैं 1 साल पे चलाता हूँ। तो 1 साल यानी कि 252 ट्रेडिंग डेज पहले जो रेट ऑफ चेंज है इन द रिटर्न, ओके, सो एब्सोल्यूट परसेंटेज टर्म, तो मान लिया कि मेरे पास फिल्टर होने के बाद 87 स्टॉक्स आ गए, उसमें सबसे पहले कोई स्टॉक आया जिसमें कि 40% चेंज आया है पिछले 1 साल में, दूसरे नंबर पे कोई आया जिसमें 39.5% चेंज आया, तो मैं उसमें से 10 स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ टॉप 10 रैंकिंग के बाद, अच्छा, और इक्वल एलोकेशन से शुरू करता हूँ, और एग्जिट का रूल है कि या तो वो फिल्टर क्राइटेरिया मीट नहीं हुई, और ये मैं वीकली रिबैलेंस करता हूँ। ओके, आप मंथली से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं अभी वीकली कर रहा हूँ, वीकली का थोड़ा अच्छा रिटर्न है। इसमें ट्रेड किस तरह की लेते हैं, मतलब बाइंग सेलिंग? ये बाइंग जो है ये ओनली लॉन्ग ओनली है, लॉन्ग ओनली, अच्छा लॉन्ग ओनली है, तो मैं इसको कैश सेगमेंट में बाई करता हूँ। अच्छा, स्टॉक्स एफएनओ में है लेकिन मैं फ्यूचर्स में नहीं खरीदता हूँ, बाइंग कैश मैं डिलीवरी लेता हूँ। अच्छा, ओके, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक मैंने नहीं बताया, तो रैंकिंग पे ले लिया, एग्जिट में 2 तरीके से एग्जिट है, या तो फिल्टर अगली बार जब मैंने फिर से चलाया, जैसे मंडे को मैं रिबैलेंस करता हूँ, तो संडे इवनिंग को मैं डेटा चलाता हूँ। ओके, संडे इवनिंग को जो भी मेरी फिल्टरिंग क्राइटेरिया है, अगर मेरे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में नहीं आए तो वो तो आएंगे ही नहीं, तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, और दूसरा है कि मैं 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो, तो जब तक वो 20 में रहते हैं टॉप 20 रैंक में, तब तक मैं उनमें एग्जिट नहीं करता हूँ। ओके, लेकिन जब जैसे वो 21 हो गया तो मैं उससे निकल जाऊंगा। ओके, और उसके बाद जो सबसे ऊपर उस रैंक में आया है, क्योंकि अब मेरे पास एक स्पॉट खाली हो गया, अज्यूम कि 10 में से एक स्टॉक में एग्जिट आ गई, करेक्ट, तो अब मेरे पास 9 स्टॉक है, मुझे एक स्टॉक और लेना है, तो फिर मैं रैंक देखता हूँ कि अब जो नए वाले में जो कि मेरे पास नहीं है, सबसे ऊपर कौन सा स्टॉक है, वो ले लेता हूँ, उस स्टॉक को मैं खरीद लेता हूँ, और ये मैं वीकली करता हूँ। तो ये आपका लॉन्ग ओनली हो गया। ये एक स्ट्रैटेजी है विच इज़ द मोमेंटम एंड एफएनओ। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम इज़ अ ग्रेट फैक्टर, राइट। और आपने सुना होगा कि यूजिन फार्मा जो है, जिन्होंने एफिशिएंट मार्केट थियरी के बारे में अवार्ड्स वगैरह भी जीता था, उनका रिसर्च किया था, उन्होंने भी बाद में ये एक्सेप्ट किया था कि मोमेंटम इज़ द बिगेस्ट एनोमली टू हिज एफिशिएंट मार्केट थियरी। ओके, जगदीशन और टिटमैन, जो लोग आप इंटेलेक्चुअली थोड़ा जाना चाहते हैं, आप मोमेंटम की पेपर है, जगदीशन और टिटमैन, उन्होंने पेपर लिखा हुआ, पढ़िए, ओरिजिनल पेपर है। ओके, ओके, एनीवे, मोमेंटम के साथ क्या है, जब मार्केट साइडवेज भी रहे तो चलता है या बुलिश रहे तो चलता है। अभी मोमेंटम अप्रैल के बाद अच्छा चल रहा है, अप्रैल 2025 के बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स में, बेसिकली इंडिविजुअल स्टॉक्स में, राइट। तो अप्रैल 2025 के बाद ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, इसमें करीब 20% से ज़्यादा रिटर्न आया 9 महीने में, करेक्ट। लेकिन जब मार्केट बेरिश फेज में आता है तो मोमेंटम अंडर परफॉर्म्स, करेक्ट। इनफैक्ट मोमेंटम एक पैसिव इंडेक्स भी है जो एनएससी ने लगाया है, जिसको कि स्मार्ट बीटा या फैक्टर फंड्स कहते हैं। तो 3 तरह के मोमेंटम इंडेक्स हैं, एक तो निफ्टी 50 on 500, I mean 50 on 500, one is 30 on 200, Nifty 200, and third one is 50 on mid cap 150. Okay. ये 3 NSE के इंडाइसेस हैं। अगर आप इसकी रिटर्न देखिए तो सबसे अच्छा इसमें 50 on mid cap 150 ने किया है, जिसका रिटर्न पिछले 1 साल में 2.14% या 2.4% है, मतलब 3% से कम है। जबकि निफ्टी ने उससे ज़्यादा किया है एक साल में, करेक्ट। तो इट हैज़ अंडर परफॉर्म। So the reason I'm saying that whoever is running momentum और जो momentum की small case बेचते हैं, वो ये बात खुल के आज तक नहीं बताते हैं। उनमें से कुछ लोगों के लिए मेरे पास बहुत बड़ा रेस्पेक्ट है, लेकिन एक ही जगह मैं डिफर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आज तक हजारों क्वेश्चन लिए हैं लोगों के, एक बार भी नहीं बताया कि मोमेंटम कब नहीं चलाना चाहिए। ट्रू। और मैं आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि मोमेंटम इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, लेकिन मोमेंटम देयर आर फेजेस जबकि आपको मोमेंटम रन नहीं करना है। अब आप उनसे पूछे कि कब नहीं रन करना है। ऑब्वियसली कब नहीं रन करना, या फिर अगर ऑलरेडी आप पोजीशन में बैठे हैं तो नहीं, तो आपको निकलना पड़ेगा। तो निकलने के 2 तरीके हैं, राइट। ये तो एक तो है कि जो स्टॉक्स उस रैंकिंग से निकल रहा है मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा और री एंट्री नहीं करूंगा। हाँ, तो मान लिया मेरे पास 10 स्टॉक है, 3 निकल गए, तो अब मैं 7 पे रहूंगा, 3 का मैंने कैश में डाल दिया। ओके, उसी तरह से पोर्टफोलियो खाली हो जाएगा एक पॉइंट के बाद, राइट। या एक है कि पूरे के पूरे पोर्टफोलियो से हम निकल गए, हमने बुक कर लिया। मैंने
तो रिसर्च है, रिसर्च ये भी कहता है कि धीरे धीरे निकलना चाहिए, लेकिन मैंने जो देखा, मेरी जो स्ट्रैटेजी है दैट वर्क्स बेटर ऑन कंप्लीट एग्जिट। ओके, करेक्ट। तो नवंबर में मेरी एग्जिट आई थी। अच्छा। और फिर मेरी री एंट्री फर्स्ट वीक ऑफ मई में हुई है। ओके, मतलब नवंबर 2024। वाओ, दैट वाज अ गुड टाइम टू एग्जिट। मैंने 1 महीना का मुझे लगा था धक्का। तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। तो यू हैव टू डिसाइड अ स्ट्रैटेजी। जब भी आप बैक टेस्ट कर रहे हैं तो आप एक एग्जिट स्ट्रैटेजी विच इज नॉट द इंडिविजुअल स्टॉक एग्जिट। इंडिविजुअल स्टॉक एग्जिट का तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, रैंक से बाहर निकल गया या फिल्टर में नहीं आया। करेक्ट। लेकिन ये एग्जिट है कि पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी मुझे बंद करनी है। आई हैव टू स्टॉप दिस स्ट्रैटेजी बिकॉज दिस स्ट्रैटेजी विल अंडर परफॉर्म। जैसे क्वांट फंड्स ने काफी झटके खाए इस पीरियड में ना। पर वो खैर वो अलग फंड है, वो क्या करते हैं मुझे पता नहीं। लेकिन अगर कोई मोमेंटम आप देख लीजिए, मेरे पास भी मोमेंटम दूसरों के मैं देखता हूँ लॉस में है। ओके, तो जो भी यूनिवर्स, जैसे कि आप FNO यूनिवर्स में हैं, तो आपको FNO यूनिवर्स के लिए तो कोई इंडेक्स मिलेगा नहीं, लेकिन आपको निफ्टी 200 मिल जाएगा। या अगर आपकी स्ट्रैटेजी निफ्टी 500 पे चल रही है तो आप निफ्टी 500 का चार्ट देखिए और आप डिसीजन वीकली चार्ट पे लीजिए। ओके ओके, सो यू कांट टेक मोर फ्रीक्वेंट, यू कांट लुक एट डेली चार्ट एंड टेक डिसीजन। वीकली चार्ट पे अगर एक सिग्निफिकेंट लोअर लो, सॉरी नॉट लोअर लो, स्विंग लो, एक वीकली पे स्विंग लो अगर आपका ब्रेक होता है तो आपको निकल जाना चाहिए। अच्छा। ओके, या एक वीक में वो इंडेक्स 4% के नीचे गिरा है। अच्छा, एक वीक में ओके, वीकली फॉल, तो आप फिर निकल जाइए। तो ये आपके हिसाब से ये रूल। और री एंटर आप कब करेंगे? ये तो आप निकल गए, आपने मोमेंटम बंद कर दिया। करेक्ट, ये आप अपना रूल बना सकते हैं। correct, आप सुपर ट्रेंड पे करिए, आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। देखिए कुछ मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको कुछ कह दूं और आप उसको चलाएंगे तो आपका कन्विक्शन नहीं है। करेक्ट। तो डोंट फॉलो एग्जैक्टली, आई एम गिविंग यू अ फ्रेमवर्क। करेक्ट। और मैं ये फ्रेमवर्क जो आपको डिफाइन कर रहा हूँ उसमें कह रहा हूँ कि एक आपको स्टॉक की स्ट्रैटेजी एग्जिट कब होता है वो जानना जरूरी है, और पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी कब मैं एग्जिट करूंगा वो भी जानना जरूरी है। हाँ। और इट शुड बी अ क्वांट ड्रिवन। When I say quant, need not be machine learning. Correct, got it. Logical. हाँ, logical. Right? तो मेरा लॉजिक ये है, आप कुछ और लॉजिक लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वीकली पे 20 EMA के नीचे अगर आता है तो मैं बंद कर दूंगा, या डेली पे 50 EMA के नीचे आता है। बेसिकली अपना रूल होना चाहिए, आपको एक रूल बनाना पड़ेगा। और री एंट्री, चूंकि मैं स्विंग लो के नीचे निकल जाता हूँ, अगर एक स्विंग हाई दोबारा ब्रेक होता है अपसाइड पे, अच्छा वो री एंट्री हो गया, और ब्रेक के बाद कंफर्मेशन आना चाहिए। तो अलर्ट कैंडल आया जो कि हाई को उसने ब्रेक किया, और उसके हाई से जैसे मार्केट निकला उसके अगले वीक में पोजीशन में फिर से री एंटर कर लूंगा, अगर ऊपर आके क्लोज हो गया कैंडल। करेक्ट। तो मेरी ये स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी मैं चलाता हूँ जो कि एक्चुअली मैं नहीं पर्सनली करता हूँ, मेरे एक पार्टनर है जो कि फंड में भी मेरे को फंड मैनेजर आएंगे। उनकी एक्सपर्टीज है स्मॉल कैप, मेनली स्मॉल कैप बट सम मिड कैप। ओके, तो वो फंडामेंटल इन्वेस्टर है। ओके, तो वो डीप फंडामेंटल जाते हैं, लेकिन वो स्टेज एनालिसिस करते हैं, और जो स्टेज 3 के बाद 4 में आते हैं उसमें नहीं एंटर करते हैं। तो टेक्निकल इज एन एड ऑन, मेनली ड्रिवन बाई फंडामेंटल। तो मेरा जो बाकी पैसा, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने फिक्स्ड इनकम में डाल दिया, जो कि मनी मार्केट फंड या लिक्विड केस में डाल दिया। करेक्ट। उसके बाद गोल्ड सिल्वर में डाल दिया, और उसके बाद जो इक्विटी है उसमें एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी चला दी जो मैं चलाता हूँ। और जो स्मॉल कैप में फंडामेंटल, तो वो बहुत मेहनत करते हैं। तो आपके जो पार्टनर, मेरे जो पार्टनर हैं वो सारे कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हैं, सुनते हैं। बेसिकली उनको देखना पड़ता है कि फंडामेंटली क्या है। ओके, मेरी समझ है, मैं समझता हूँ। इनफैक्ट अगर फ्यूचर में मुझे कुछ करना पड़े तो मैं प्राइवेट इक्विटी मार्केट में एक्सपर्टीज डेवलप करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बन गया। अच्छा। फिर हमने ये सारे पोर्टफोलियो को कोलैटरल, एज ए कोलैटरल प्लेज करके मार्जिन ले ली। ओके। और मार्जिन लेने के बाद हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, नॉट ओनली फ्यूचर्स। तो अब उसमें 2 चीज़ें करते हैं। एक तो निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो मैं कहूँगा कि 10 से 20% बैंक निफ्टी, 80% मेरी ट्रेडिंग मैं निफ्टी में करता हूँ। तो अब मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना चाहूँगा, एक निफ्टी और बाकी स्टॉक। ओके। तो पहले निफ्टी में अगले 5 मिनट में बताना चाहूँगा। तो मेरा ये मानना है कि आपको
शुरू जब आप करते हैं तो आपको एक स्ट्रैटेजी पे मास्टरी करनी चाहिए, बट दैट इज द इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में आप एक स्ट्रैटेजी पे मास्टरी कर लीजिए और वही चलाइए, क्योंकि 1-2 साल तक जब आप इसको चलाते हैं तो आपकी मास्टरी हो जाती है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, ट्रू, ओके। और आपको वहाँ पे अगर वीकली कोरिलेटेड, तो मैं इन्वर्सली नहीं बोल रहा हूँ, मैं वीकली कोरिलेटेड स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ। अगर आपके पास 2 या 3 स्ट्रैटेजी है जो वीकली कोरिलेटेड है, अगर आप चला रहे हैं तो बेटर, और हो सकता है कि नॉन कोरिलेटेड भी हो, करेक्ट, दैट इज फाइन। तो क्या होता है कि जब आप एक बुके ऑफ स्ट्रैटेजी, एंड बुके का मतलब ये नहीं कि मैं 20 स्ट्रैटेजी चला रहा हूँ, मैं 2 या 3 स्ट्रैटेजी कर रहा हूँ, उससे क्या होता है कि जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो तो एवरेज आउट हो जाता है। मान ली एक स्ट्रैटेजी में 15% है, एक में 20% है, और दोनों में 50% एलोकेशन है, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपकी प्रॉफिट 17.5% होगी। लेकिन जो ड्रॉ डाउन है, क्योंकि उनकी कोरिलेशन वीक है, ड्रॉ डाउन कम हो जाता है। हाँ, तो आपका जो रिटर्न ओवर ड्रॉ डाउन है, या रोमैड रेशियो कहते हैं, रिटर्न ओवर मैक्स ड्रॉ डाउन, या कैलमार रेशियो, व्हाटएवर आप देखते हैं, वो इम्प्रूव हो जाता है। ओके। तो मैं 2 स्ट्रैटेजी करता हूँ। तो एक इंट्राडे है, इंट्राडे मेरी मोरलेस ऑटोमेटेड है, तो मैं हल्का सा इंट्राडे के बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने आपके एक और आपके वीडियो में मैंने उसके बारे में बात भी की थी। बट इंट्राडे की जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो दो तरीके की है। एक तो है ब्लाइंडली टाइम बेस्ड मैं रन करता हूँ इंट्राडे, वो टाइम बेस्ड 9-16, क्योंकि 9-16 के बाद मैंने देखा है कि वोलेटिलिटी काफ़ी जल्दी गिरती है। हाँ। उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर वोलेटिलिटी बढ़ती रही तो उस दिन लॉस में चला जाता है, तो वो आपको एक दक्षिणा देनी पड़ती है मार्केट को। बट बेसिकली द स्ट्रैटेजी इज वेरी सिंपल। स्ट्रैडल या 2 OTM या 4 OTM अप टू 6 OTM, नॉट मोर देन 6 OTM। ओके। आपको स्ट्रैडल है तो ATM, नहीं तो OTM, आपको दोनों मोर और जिसकी प्रीमियम मैच कर रही हो पुट एंड कॉल बेचना पड़ेगा। और मैं अंडरलाइन के 0.8% मूवमेंट पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। उसमें 0.8% अगर अप मूव हुआ तो मेरा कॉल कट हो जाएगा, और 0.8% नीचे चला गया तो पुट कट हो जाएगा। जनवरी में ये स्ट्रैटेजी लॉस में है। ओके, पिछले साल 2 महीने लॉस में थी, 10 महीने प्रॉफिट में थी। जनवरी बहुत, इस महीने जनवरी में ये स्ट्रैटेजी करीब 16-17 हज़ार रुपया एक लॉट पे लॉस है। ओके, तो इज अ सिग्निफिकेंट लॉस इन जनवरी, क्योंकि इंट्राडे वोलेटिलिटी एक्सपैंड कर गई है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये तो टाइम बेस्ड हो गई, करेक्ट। लेकिन इसके बाद मैं अपना दिमाग लगा के यही स्ट्रैटेजी चलाता हूँ। ओके, थोड़ा इम्प्रोवाइज किया हुआ मेरा ऐसे दिमाग सिस्टम है। बट ये ब्लाइंड 9-16 और 9-16 में इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि 9-16 से 9-20, 25, 35 तक काफ़ी ज़्यादा डिके आपको मिल जाता है। करेक्ट। ओके, तो अगर आप वेट करते हैं तो वो डिके मिस हो जाता है। तो ये एल्गो है, इसमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी करीब 66% है, तो 34% तो नुकसान होता है। लेकिन ओवरऑल ये 66% फायदा भी होता है, मतलब 66% फायदा होता है। तो दूसरी स्ट्रैटेजी के लिए मैं 2-3 चीज़ें की बात करना चाहूँगा। तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि आज साइडवेज डे है या ट्रेंडिंग डे है। ओके, उसके लिए करेक्ट, तो इसके लिए मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ। पहली चीज़ तो मैं देखता हूँ कि स्ट्रैडल का चार्ट लगा देता हूँ। ओके, और आईवी का भी चार्ट रहता है मेरे पास, पर स्ट्रैडल इज लाइक अ शैडो फॉर आईवी, यू कैन से। तो स्ट्रैडल पे अगर मुझे दिख रहा है कि लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आज दोनों डिके कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली साइडवेज डे है, ट्रेंड एक तरफ नहीं है। करेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई लुक एट इट, एंड सिमिलरली आई लुक एट आईवी चार्ट। तो मैं तो कहता हूँ कि आईवी समझना किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने आईवी समझ लिया उसने ऑप्शन की जंग जीत ली। ये मेरा स्टेटमेंट है। ऑलराइट। तो आईवी की चार्ट आप लगा दीजिए, आपको सेंसिबल में भी अब मिलने लगा है। आप देखिए कि आईवी जो है वो डिक्लाइन कर रहा है या बढ़ रहा है। तो एटीएम स्ट्रैडल वाले ऑप्शंस का एटीएम का आईवी लगा दीजिए। करेक्ट। तो और अगर एटीएम के आईवी आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप केवल स्ट्रैडल की चार्ट देख लीजिए। राइट। तो जहां आपको लोअर लो लोअर हाई मिला, देन यू नो कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ओके। लेकिन हो सकता है कि डायरेक्शनल बायस हो। तो 2 चीज़ें हैं। एक मैं बात करना चाहूँगा गामा फ्लिप की। ओके। गामा फ्लिप शायद किसी इंडियन इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताया हो आज तक। ओके। गामा आप सबने बताया। गामा चलिए आप आज बताइए। तो गामा फ्लिप आपको बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि गामा जो होता है पुट और कॉल में सबसे ज़्यादा वो रहता है एटीएम पे, और उसके बाद वो कम होना शुरू होता है। ओके। तो जो एटीएम स्ट्राइक आप देखें तो आप उससे 3 स्ट्राइक ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे गामा देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक गामा
बढ़ते जाएगा, जैसे 0.11, 0.12, 0.13 और एक पॉइंट के बाद वो गिरेगा, 0.14 के बाद वो 0.13 एटीएम के नीचे आप जाएंगे, राइट। तो ये एक रेंज आपको देखना पड़ता है। सो दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक स्ट्राइक। अच्छा। तो आपको काफ़ी बार आप ऑप्शन चेन से देख सकते हैं। वैसे हमारे पास स्पेशलाइज्ड टूल्स नहीं है उतनी गामा फ्लिप देखने के लिए, लेकिन एक नॉर्मल अगर आप ऑप्शन विजुअली आपको देखना पड़ेगा कोई ऑप्शन चेन, आपको ऑप्शन चेन में आप गामा देखिए और आप 3 स्ट्राइक एटीएम से ऊपर और 3 स्ट्राइक नीचे देखिए, आपको दिख जाएगा कि एक रेंज के बाद वो गामा फ्लिप मतलब जैसे बढ़ रहा था तो घटने लगेगा, घट रहा तो बढ़ने लगेगा। अच्छा, राइट। वो रेंज आप मार्क कर लीजिए, ओके, क्योंकि 2-3 स्ट्राइक पे वो गामा शायद सेम रहे, तो वो रेंज है आपकी, ओके। और फिर मैं सीपीआर और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज करता हूँ, ओके, और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और वीवैप, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीपीआर के 3 डेटा पॉइंट हो गए, पिवट हो गया, अपर बिलो हो गया, करेक्ट। एंड उसके बाद S1, S2, S3, R1, R2, R3, ओके, करेक्ट। एंड PDL, previous day low, previous day high, and VWAP. Okay. For me, these are very important data points. So what I see is कि जो गामा फ्लिप का जो रेंज है, अगर वो रेंज S1 और R1 के बीच में है, S1 और R1, ओके, तो उस दिन के लिए वो रेंज में जब तक प्राइस एक्शन है तो इट इज अ साइडवेज डे, ओके, करेक्ट। और वो रेंज, तो गामा फ्लिप का आपने एक रेंज आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा, राइट। बाकी इंडिकेटर्स तो आप लगा लेंगे, बाकी इंडिकेटर आप लगा लिए। इसको भी अगर आप प्रोग्राम लिख लेते हैं पाइथन का तो आप लिख सकते हैं, बट अदरवाइज आप फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आपको मैनुअली देखना पड़ेगा। और आपने देखा कि ये जो गामा फ्लिप है, मान लिया कि सो दैट इज ऑलवेज एटीएम से 2-3 स्ट्राइक ऊपर नीचे होगा, मोर और लेस। तो अभी का जो प्राइस एक्शन है करेंटली, ये जो रेंज है वो कहाँ पे है विद रेस्पेक्ट टू द होल सीपीआर? ओके, इज इट अबव S1, सॉरी बिलो S1, अबव R1, अबव R2, कहाँ पे है वो? ओके, अगर वो R1 और S1 के बीच में है और करेक्ट, तो साइडवेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, और अगर वो उसके R1 के ऊपर या S1 के नीचे है तो ट्रेंडिंग डे, ओके। तो ये चीज़ भी आपने देख लिया, ओके। अगर आप ये देख रहे हैं कि वीवैप के आसपास बार बार प्राइस वहीं पे घूम रहा है, या वीवैप से बहुत ज़्यादा वो मूव कर चुका है, दैट्स अनदर थिंग। और तीसरी चीज़ जो मैं देखता हूँ वो देखता हूँ ट्रेंडिंग OI। सो द चेंज इन कॉल OI, चेंज इन द पुट OI। ओके, ट्रेंडिंग OI में आपको वो ग्राफ दिखता है, कॉल के चेंज दिखते हैं, लाइन ग्राफ में मैं लगा देता हूँ, और पुट के चेंज दिखते हैं। अगर दोनों बहुत नज़दीक हैं द चेंजेस, या दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन वो एक रेल ट्रैक की जैसा बढ़ रहे हैं, काइंड ऑफ नज़दीक है, मैंने एग्जैक्ट नॉट एग्जैक्टली रेल ट्रैक बट पास में है, वो साइडवेज दिन होगा। और दोनों का अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कॉल OI नीचे गिर रही है, पुट OI ऊपर जा रही है, तो उस दिन आपका अपवर्ड बुलिश डे होगा, ट्रेंड हो गया, करेक्ट। तो ये चीज़ आपने देख ली, अब इससे आपको एक अंदाज मिल गया। अब इसको आपको कंफर्मेशन करना है, तो आपने अभी तक क्या क्या देखा? निफ्टी का प्राइस एक्शन देखा, सीपीआर देख लिया आपने स्ट्रैडल की चार्ट देख ली, करेक्ट, देख लिया आपने। अब आपको फाइनल, तो अगर ये ट्रेंडिंग डे है तो बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि एक लोअर हाई बना स्ट्रैडल पे, गामा फ्लिप का जो रेंज है वो R1 और S1 के बीच में है, और ट्रेंडिंग OI आसपास चल रही है। मैं एक और क्वांटिटी मार दूंगा ऑन द माई नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, आई विल अगेन एंटर वन मोर। लेकिन जिस दिन ये नहीं है, वो ट्रेंडिंग है, तो फिर मैं पुट और कॉल की चार्ट देख लेता हूँ, और दोनों अगर अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे पुट का जो चार्ट है वो बुलिश दिखा रहा है, वीवैप के ऊपर है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, या जो भी आपकी सिस्टम है, राइट। और उसके अपोजिट में कॉल वाला चल रहा है, तो आपको एक और कंफर्मेशन मिल गया कि सारी चीज़ें ट्रेंडिंग OI जो है वो दिखा रही है कि मार्केट बेरिश है, पुट दिखा रहा है कि पुट का प्रीमियम बढ़ रहा है कॉल का। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, ओके, करेक्ट। तो या तो मैं मैंने नॉन डायरेक्शनल बाय डिफॉल्ट चला दिया, लेकिन जो दूसरा मैं बना रहा हूँ स्ट्रैटेजी, वो या तो डायरेक्शनल रहेगी या नॉन डायरेक्शनल। एंड वहाँ पे मेरा एक सिस्टम है जो कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे बाई करना है या सेल करना है,
वो मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि मुझे डायरेक्शनल ऑप्शन Buying सेल करना। करना है हाँ। या मुझे डायरेक्शनल ऑप्शन बाई करना है, वो मैं आईवी के ऊपर डिसाइड करता हूँ। ओके। अगर मुझे लग रहा है कि आईवी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, इन द सेंस कि आईवी एक रेंज में है या थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, बट मार्केट डायरेक्शनल है, तो मैं ऑप्शन सेल करता हूँ। अच्छा। ओके। तो अगर बुलिश है तो मैं पुट सेल कर दूंगा, बेरिश है तो कॉल सेल कर दूंगा। ओके। लेकिन अगर आईवी बढ़ रही है, तो ये आपका स्ट्रैडल आईवी चार्ट हो गया। स्ट्रैडल का चार्ट, और मैं आईवी की भी चार्ट देखता हाँ, IV चार्ट मैंने वाला आईवी चार्ट, तो आईवी चार्ट मुझे दिखा रही है कि आईवी बढ़ रहा है, करेक्ट। तो तो वो आईवी परसेंटाइल आप देख सकते हैं। ओके, परसेंटाइल थोड़ा सा अलग होता है, बट आईवी आपको देख रहा है कि एक्सपैंड कर रहा है। तो आपको आईवी एक्सपैंड कर रहा है और डायरेक्शनल है, ऑप्शन बाई करके आप पैसा बना सकते हैं। ओके। प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे? आप वहाँ पे फिर से सीपीआर के पास चले जाइए, क्योंकि वो सीपीआर के जो पॉइंट्स हैं, दिस R1, R2, R3, दे आर द पॉइंट वेयर प्राइस रिएक्ट्स। करेक्ट। तो अगर मैंने एंट्री ले लिया, जैसे R1 क्रॉस हुआ था, वीवैप क्रॉस हुआ था, मैंने एक ऑप्शन बाई कर लिया, ऊपर जा रहा है तो मैंने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, तो मैं R2, R3 पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ओके। और वहाँ पे प्राइस एक्शन देखूंगा, अगर वहाँ से रिवर्सल आया तो मैं पूरा बुक करके निकल जाऊंगा, और अगर वहाँ से रिवर्सल नहीं आया, कंटिन्यूएशन आया, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। करेक्ट। लेकिन बाई और सेल का डिसीजन इज डिपेंडेंट ऑन द आईवी चार्ट। ओके। और उसके पहले मैंने गामा फ्लिप और ये देख लिया, और गामा बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एक्सपायरी, ऑन द एक्सपायरी डे। सो दिस इज माई निफ्टी इंट्राडे स्ट्रैटेजी। अब इसके अलावा मैं निफ्टी की वीकली स्ट्रैटेजी करता हूँ। निफ्टी की वीकली स्ट्रैटेजी मैं देखता हूँ डायरेक्शनल आवरली चार्ट पे। ओके। और वो मेरी पूरी हेज रहती है, तो वो स्प्रेड रहता है, और वो सेलिंग स्ट्रैटेजी है, वो बाइंग नहीं है। अच्छा। तो इट इज़ प्रिटी मच सेलिंग, बट इट इज़ डायरेक्शनल सेलिंग विच इज़ हेज्ड। हेज मेरा नॉर्मली 100 पॉइंट रहता है, कभी कभी 200 पॉइंट करता है। तो इट इज ऑलवेज डायरेक्शनल। इट्स ऑलवेज डायरेक्शनल, विच इज़ द वीकली थिंग। ओके। आई अवॉइड नॉन डायरेक्शनल इन द वीकली, क्योंकि वो फिर एडजस्ट वगैरह करना पड़ता है। अगर वो मुझे दिख रहा है कि डायरेक्शनल नहीं है, तो मैं उस वीक नहीं करता हूँ, और मैं इंट्राडे की थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के इंट्राडे में ही चाहता हूँ कि पैसा बन जाए। ओके। सो दिस इज माई निफ्टी. I hope it is clear, yes, right? So the key thing here is that you need to start understanding IV behavior. मैं कैलेंडर स्प्रेड नहीं करता हूँ ज़्यादा पर्सनली, या ऑलमोस्ट नील. Okay. But calendar is another great strategy which people do or you should do. But again it depends on the IV. तो आपको volatility surface देखना पड़ेगा. So there is a 3-dimensional thing, or you know now there are some tools which show you in 2-dimensional. Basically आपको एक concept में बता रहा हूँ, चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी कीजिए, वो होता है वोलेटिलिटी रिस्क प्रीमियम, VRP. करेक्ट. तो VRP आपको देखना बहुत जरूरी है, समझना, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं जो मैंने पहले भी शायद बताया था, कि एक है कि डायरेक्शन, तो आईवी का डायरेक्शन एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरा एक्सट्रीम, कॉन्ट्रैक्ट करता करता वो बहुत नीचे आ गया तो अब वो बढ़ेगा. जैसे बैंगलोर में हमें पता है कि 40 डिग्री या 38 डिग्री के ऊपर गर्मी में टेम्परेचर नहीं होता है. अभी हम जनवरी में बैठे हुए हैं, राइट? करेक्ट. तो अब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, लेकिन अगर हम 38-39 पे पहुंच गए तो हमें पता है एक दिन बारिश होगी. करेक्ट. ट्रू. सो सिमिलर थिंग वर्क्स. ओके. एक्सट्रीम पे आप ज़्यादा डिसीजन मत लीजिए, लेकिन अगर उसके पहले आपको ट्रेंड मिल गया है और वोलेटिलिटी एक्सपैंड कर रही है, तो आपको डेबिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए. अगर क्रेडिट भी है ठीक है, लेकिन डायरेक्शनल आपको रहना पड़ेगा. ओके. और अगर आईवी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आप नॉन डायरेक्शनल पे आपका पैसा बन जाएगा, क्योंकि वो एक रेंज में रहेगा. और जो रिजीम की आपने बात की, आपको देखना पड़ेगा कि आईवी रिजीम जैसे 2024 में भी हुआ था, अभी भी हुआ था जनवरी के शुरुआत में, कि आईवी बहुत ही कम हो गया था. जब बहुत ही कम हो गया तो आप एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं. उस समय द थिंग इज द VRP इज नॉट इन फेवर ऑफ द ऑप्शन सेलर, क्योंकि उसको रिस्क प्रीमियम मिल ही नहीं रहा है. ऑप्शन बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, और आप अगर सस्ता ऑप्शन बेच रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको लॉस होगा. करेक्ट. महंगा ऑप्शन बेच रहे हैं तो आपको, जैसे दिसंबर एंड होते होते हुआ था ना, ऑप्शन के प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो गए थे, अभी चढ़ गया. करेक्ट. तो VRP के बारे में समझना, वोलेटिलिटी के बारे में समझना, और मैंने जो कहा था कि आप अगर एक फोरकास्टिंग मॉडल बना सकते हैं तो वो बनाइए. तो उसमें आप थोड़ा डीप जाइए. जैसे अब बजट आने वाला है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम बजट के नज़दीक पहुंचेंगे वोलेटिलिटी बढ़ेगी. करेक्ट. क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और अभी वोलेटिलिटी फिर भी ठीक है. तो इस सिचुएशन में जबकि दूर वाले एक्सपायरी की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, नज़दीक वाले की कम है, तो हम नज़दीक वाला ऑप्शन सेल कर सकते हैं,
और जो दूर वाली एक्सपायरी है उसका ऑप्शन खरीद सकते हैं। और फाइनली इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हीरो ज़ीरो ट्रेड बहुत लोगों को पसंद है। हीरो ज़ीरो, तो हीरो ज़ीरो में देखिए क्या होता है कि आप बहुत दिन देखेंगे कि मार्केट में एक्सपायरी के दिन, और हीरो ज़ीरो एक्सपायरी के दिन ही होता है नॉर्मली, करेक्ट। तो एक्सपायरी के दिन अगर प्रीमियम मैंने देखा है, स्ट्रैडल प्रीमियम अगर 2 घंटे से ज़्यादा, मान लिया कि 2 बजे के पहले, 1:30 से 2 के बीच में आपको स्ट्रैडल 40 रुपये पे मिल रहा है लगभग। तो क्या होता है कि अब आपका रिस्क उसको बाई करने में बहुत ही कम है, क्योंकि अभी भी एक्सपायरी के लिए 2 घंटे या 1.5 घंटे बचे हुए हैं और स्ट्रैडल 40 पॉइंट पे है, यानी कि 40 पॉइंट से ऊपर मूव आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो उस समय कम से कम आप अगर ऑप्शन बाई नहीं कर सकते तो ऑप्शन बेचिए तो मत नया, करेक्ट, बट यू कैन अटेम्प्ट अ बाइंग। ओके, और आपको अगर डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा तो आप 40 रुपये दे के खरीद लीजिए। ओके, नाउ द कैवियट इज इन सच डेज, ऐसा बहुत दिन आएगा कि 40 रुपये एक्सपायर करेगा 10 रुपये पे या 15 रुपये पे, करेक्ट, लेकिन उसके पहले एक बार वो 65-70 रुपये 75 रुपये जाएगा। उस समय बुक किए नहीं किए आपको बुक करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली वो 40 रुपये वालों को बहुत आसानी से 40 से 10 होना हो सकता है किसी दिन, बट नॉर्मली वहां पे अब ये जो बाइंग है वो आपके फेवर में आ गई। वहां पे एक चीज आप और देख सकते हैं कि जहां पे ओआई लोगों ने धमाकेदार लिखी हुई है, सो फॉर एग्जांपल मार्केट इज लिटिल बिट बेरिश एंड पीपल हैव रिटन 50 पॉइंट दूर पे कॉल ओआई बहुत ज्यादा है, करोड़ों में। एक बार उन कॉल ऑप्शन राइटर को डराने के लिए मार्केट जाएगा, और वहां पे क्या होगा कि आपको जो कॉल है, स्ट्रैडल भले ही 40 रुपए पे मिल रहा हो, कॉल आपको 10, 12, 15 रुपए पे मिल जाएगा। अगर आपको 10, 15, तो मैं कभी कभी करता हूँ, एक बार तो आपको मार्केट एसएल लगाने के लिए मूव करेगा। तो बस इतना ही इंट्राडे और निफ्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आई थिंक इट इज गुड फूड फॉर थॉट। तो जनरली आप निफ्टी जब पोजिशनल भी करते हैं वो वीकली में ही करते हैं या मंथली में कुछ करते हैं? मैं ज़्यादातर वीकली में करता हूँ। अच्छा, मैं लॉन्ग टर्म वाले कुछ पोजीशंस रखता हूँ, लॉन्ग एज इन दिसंबर एक्सपायरी। अच्छा, जून, तो करीब जनवरी में अभी जैसे मैंने कुछ बना लिया, तो वो जो पोजीशन है इट्स मोर लाइक कि निफ्टी ETF की जगह। तो मैं अभी छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। अभी हम लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, बहुत सारे लोन लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे सस्ता लोन कम इंटरेस्ट में कहाँ पे मिल रहा है? फ्यूचर्स मार्केट में। ओके, हाउ इज दैट? तो फ्यूचर का जो प्रीमियम है 1 साल का करीब, वो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो 5.5-6% है, उसके आसपास चल रहा है। तो बिना प्रोसेस के, बिना पेपर वर्क के, अगर आज मैं फ्यूचर्स की पोजीशन लेता हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स की, दिसंबर की या जो भी है, तो अगर आप उसको एनुअलाइज्ड करेंगे तो करीब 6% का फिगर आएगा, एंड आप लेवरेज ले रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल 16 लाख का अगर एक लॉट है निफ्टी का, तो मैं तो 2.5 लाख में वो पोजीशन बना रहा हूँ। करेक्ट। तो जो बाकी के आपके 13.5 लाख रुपए हैं वो तो किसी ने आपको फंड किया है, और मैं उसके लिए 6% दे रहा हूँ। 6% तो आपको होम लोन भी नहीं मिलता है। ट्रू। नाउ द चैलेंज इज दैट अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया कि पूरा का पूरा लेवरेज ले लिया, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि जब वो मार्केट नीचे जाएगा आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। लेकिन यही चीज़ अगर आप ढंग से कर रहे हो, आपने थोड़ा हेज ले लिया 500-1000 पॉइंट दूर पे भी, और ये ऑप्शन आपने 2x to 3x, सो स्वीट स्पॉट इज इन दैट 2 to 3x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 50 लाख रुपया है तो आपने ज़्यादा ज़्यादा 1 करोड़ रुपया तक का नोशनल वैल्यू पे लिया है। ओके, एंड नोशनल वैल्यू मैंने बता दिया, करेक्ट, निफ्टी का प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके, अगर आप वैसा करते हैं तो मैं कुछ लॉट, आई डोंट टेक दैट मच, बट सम लॉट, जैसे मेरे पास मैंने आपको बताया कि 25% करीब मैं कैश इक्विवेलेंट में रखता हूँ। तो पार्ट ऑफ दैट 25%, मान लिया कि 10 करोड़ है तो 2.5 करोड़ मैंने उस पर रखा हुआ है, तो मैंने 2 करोड़ रुपए का ये पोजीशन लेके रख देता हूँ। ओके, कि लॉन्ग कर दिया मैंने, फ्यूचर लॉन्ग, और मैं इसमें सिंथेटिक से करता हूँ। तो मैंने कॉल खरीद लिया, पुट बेच दिया। ओके, राइट, मोरलेस इसका कॉस्ट सेम आता है। अच्छा, तो एडवांटेज ये रहता है कि इसमें MTM का एडजस्टमेंट, कैश एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो आपको सिंथेटिक ज़्यादा पसंद है? सिंथेटिक इसलिए पसंद है क्योंकि इसके एडजस्टमेंट नहीं होती है डेली। अगर आप फ्यूचर लेते हैं तो डेली MTM आपका जो पैसा है अकाउंट से, कैश या तो आता है या जाता है। करेक्ट करेक्ट। जबकि ऑप्शंस में वो नहीं होता है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इसके पहले आप एक सेक्टर एनालिसिस आपको करना चाहिए। तो मेरा जो फ्रेमवर्क है मैं उसको मस्त फ्रेमवर्क कहता हूँ। मस्त,
मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे या साइडवेज रहे, हम रहेंगे मस्त। अच्छा, मस्त बट मस्त को आप इंग्लिश में मास्ट भी कह सकते हो। मास्ट आपको स्टेबिलिटी देता है। तो एम इज़ फॉर द मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर पे आपने एक अंदाज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मोमेंटम चलाना है कि नहीं चलाना है, दैट इज कमिंग फ्रॉम मार्केट स्ट्रक्चर। करेक्ट। Allocation decision is coming from market decision, that I have increased from 10% to 20% in precious metal. ये तो मार्केट स्ट्रक्चर से आ रहा है। उसके बाद आपको एक सेक्टर एनालिसिस करनी पड़ती है, राइट? ए से आपने एलोकेशन कर लिया, एम इज मार्केट, एस इज फॉर सेक्टर। तो सेक्टर का भी सेम है। मैं बहुत ही सिंपल आपको बता रहा हूँ। आप हर एक जितने निफ्टी के इंडाइसेस हैं, सेक्टरल इंडाइसेस हैं, लिक्विड फंड के इंडाइसेस हैं, गोल्ड सिल्वर तो है ही, करेक्ट। एंड निफ्टी के निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप 150, कई तरह स्मॉल के कैप 250, ये सारे आपके ETF आजकल आ गए हैं, करेक्ट? ट्रू। तो आप एक एक ETF पिकअप कीजिए। ओके, डिफेंस का एक ETF पिकअप कर लीजिए जो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, मेटल का एक ETF पिकअप कर लीजिए, निफ्टी 50 का एक ETF पिकअप कर लीजिए, तो हर एक आपने गोल्ड का एक ETF पिकअप कर लीजिए, तो हर एक आपने एक ETF पिकअप कर लिया। ये करीब 50 से 55 ETF आपको मिल जाएंगे। उन 50 ETF को आप 90 दिन के 90 डेज, लास्ट 90 डेज के आप उसका प्राइस नोट कर लीजिए। 90 दिन पहले उसकी क्या प्राइस थी, अभी क्या प्राइस है। ओके, आपको एक डिफरेंस परसेंटेज में मिल जाएगा। उस परसेंटेज को आप हाई से लो शॉर्ट कर लीजिए। ओके, तो रैंक आपको मिल जाएगा। फिर आपको दिखेगा कि कौन सा सेक्टर चल रहा है, सेक्टर या कैप, निफ्टी ज़्यादा चल रहा है या स्मॉल कैप ज़्यादा चल रहा है, गोल्ड ज़्यादा चल रहा है या निफ्टी ज़्यादा चल रहा है। और कभी कभी आपको सरप्राइज लगेगा कि लिक्विड सबसे ज़्यादा चल रहा होगा। तो मैं पूरा पैसा लिक्विड फंड में डाल के ऑप्शन ही ट्रेडिंग करूँ उस फेज़ में। तो ये मोस्टली जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं उन्हीं का देखना है आपको। हाँ, तो इसमें आप 90 दिन का देख रहे हैं। 90 दिन के बाद आपने रैंक कर लिया, राइट? तो आपको 90 दिन का मोमेंटम मिल गया। 90 दिन के मोमेंटम में, सो द रीजन आई एम सेइंग दैट वाज दैट आई वाज कमिंग टू कि दिस इज द वे यू कैन इवन डू अ सेक्टर एनालिसिस। हाँ, सेक्टर एनालिसिस। और जो सेक्टर आपको नीचे दिख रहा है, अनलेस दे आर एट एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, आप उसको शॉर्ट कर दीजिए। ओके। अब शॉर्ट में 3 चीज़ आप कर सकते हैं। फ्यूचर बेच सकते हैं, कॉल बेच सकते हैं, पुट खरीद सकते हैं, करेक्ट? अगर आपको बहुत कन्विक्शन है तो आप फ्यूचर बेच दीजिए। कम कन्विक्शन है, कॉल बेच दीजिए। और बीच में आपको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो एक पुट खरीद के रख लीजिए। अच्छा, करेक्ट? पुट खरीदने में प्रॉब्लम है, लेकिन पुट में भी काफ़ी बार बिकॉज आप ATM पुट खरीदेंगे या स्लाइट ITM पुट खरीदेंगे, तो मोर और लेस बाइंग अ पुट इन मेनी वेज इज बेटर देन सेलिंग अ फ्यूचर। क्योंकि थोड़े मूवमेंट के बाद पुट का डेल्टा और फ्यूचर का डेल्टा मोर और लेस सेम हो जाएगा। पुट का डेल्टा भी 0.7 70-80 हो जाएगा, फ्यूचर शॉर्ट का भी डेल्टा 1 है, -1, करेक्ट? तो बट एडवांटेज पुट में क्या है कि आपका मैक्सिमम लॉस डिफाइन है। फ्यूचर में क्या है कि अगर रिवर्सल आ गया, एशियन पेंट बहुत दिन तक लोग शॉर्ट कर रहे थे, मैंने भी बहुत बार शॉर्ट किया, एक बार बढ़ गया। RBL बैंक तो सब वीक चल रहे थे, पर उसके बाद जब रिवर्सल आई और आप रिवर्सल में फंस गए, तो वहां पे अगर आपने फ्यूचर बेचा हुआ है वर्सेस अगर आपने पुट खरीदा हुआ है, सो पुट खरीदना इज बेटर देन सेलिंग फ्यूचर। और आपने पुट खरीदा है तो दूर का पुट एक बेच भी सकते हैं, कुछ पैसा आपको मिल जाएगा, राइट? फिर भी उतना आपको मिल जाएगा। सो दिस इज माई लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी विच आई डू ऑन सर्टेन स्टॉक। मस्ट का टी हो गया। सो मस्ट का टी इज टेक्नोलॉजी। सो जो टेक्नोलॉजी ये सभी चीज़ को एक साथ लाता है, राइट? इसके लिए मैंने बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, बहुत सारे सिस्टम बनाए हुए हैं। सो टी इज़ द टेक्नोलॉजी। तो मस्त फ्रेमवर्क अपना हो गया। और मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया और ये स्टॉक का बन गया, तो स्टॉक में लॉन्ग शॉर्ट कर रहे हैं। सो दैट्स इट अतुल जी, ऐसी ही जिंदगी चल रही है, ऐसी ट्रेडिंग चल रही है। 2-3 चीज़ें या प्लीज फील फ्री टू आस्क। तो एक तो टिपिकली आपका मतलब हाउ आपका दिनचर्या क्या है, मतलब कैसे आप? तो बस सुबह कोशिश करता हूँ 6:30-7 बजे तक उठ जाता हूँ, फिर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, रनिंग करने की कोशिश। मैंने रनिंग तो मैं रनर था, अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है तो रनिंग थोड़ी कम हो गई है। ओके। क्योंकि नी और बैक पे भी थोड़ा असर पड़ता है, बट फिर भी मैं करता हूँ, वेट्स ट्रेनिंग में करता हूँ। ओके। तो 8:30 तक मैं, आप समझिए कि 7:30 to 8:30 आई फिनिश दैट, अबाउट 1 आवर। ओके। एंड देन 8:30 के बाद मैं तैयार हो जाता हूँ। 9 बजे मैं टेबल पे बैठ जाता हूँ। मेरी अब एक छोटी सी टीम है, वो भी आ जाते हैं, तो हम एक साथ ही करते हैं। ओके। और फिर हम एनालिसिस करते हैं प्री मार्केट का।
प्री मार्केट से भी हम देखते हैं कि एडवांस डिक्लाइन क्या है, प्री मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो नाश्ता मैं 11 बजे करता हूँ ओके। और उसके पहले मैं चाय कॉफ़ी कुछ नहीं पीता हूँ। नाश्ते के साथ ही मैं एक कप चाय लेता हूँ और वही लेता हूँ। ओके। और उसके बाद हम जब 3:30 बजे मार्केट बंद होता है 10-15 मिनट अपनी एनालिसिस करते हैं, जो भी दुखड़ा रोना है या खुश हुए तो जो भी है वो करके फिर हम लंच करते हैं। वाह। लंच करने के बाद थोड़ी बहुत वॉक कर लेता हूँ फिर से, और उसके बाद शाम को मेरे मित्र आते हैं, वॉक करता हूँ। फिर 7-7:30 के बाद कभी कभी मैं 1-2 घंटे कॉमोडिटीज़ देख लेता हूँ। ओके। तो बस ऐसे ही चल रहा है। और अब फंड के लिए अप्लाई किया है, फंड के बाद कुछ चेंजेस और होंगे क्योंकि रेगुलेशंस ज़्यादा हो जाएंगे। करेक्ट। फिर पूल्ड अकाउंट है और पब्लिक मनी हैंडल करना और प्राइवेट मनी हैंडल करना है, एक अलग है। तो वो एक नया फेज़ शुरू होगा और लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। चलिए, उसके लिए तो ऑल द बेस्ट। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आपने थोड़ा सा एक जिक्र किया था कि आपने अपनी वेल्थ को कुछ कमिटमेंट किया है सोशल कॉज के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, तो ऐसा है कि देखिए, भगवान की दया से बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, और उम्मीद है कि वो अच्छा ही करेंगे अपनी ज़िंदगी में, और उन्हें हमारे पैसे की ज़रूरत या इनहेरिटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो तमन्ना तो वही है, भगवान से कामना है। और जो हमारे दर्शक हैं वो भी, उनसे चाहूँगा कि आशीर्वाद दें, दुआ करें कि ऑफ कोर्स इनहेरिटेंस छोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बच्चे इतने कैपेबल हों। तो मैंने करीब सोशल कॉजेज़ में टाइम और मनी दोनों करना शुरू किया। और ख़ासकर जब मैं 50वें साल का था, जब मेरे 50th बर्थडे थी, तो मैंने डिसाइड किया कि 50% ऑफ माई वेल्थ आई विल गिव अवे फॉर चैरिटेबल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़। तो एक इनिशिएटिव है कॉल लिविंग माई प्रॉमिस, तो आई एम अ सिग्नेटरी टू दैट। ओके। और दूसरी इनिशिएटिव है सोशल वेंचर पार्टनर्स, SVP, मैं उसका भी मेंबर हूँ। तो SVP के थ्रू हम NGOs के साथ काम करते हैं। मैं 2 NGO के साथ लीड पार्टनर हूँ। ओके। तो अपना एफर्ट और स्किल भी हम उनको हेल्प करते हैं उसमें। जैसे एक जगह के लिए मैं उनकी कम्युनिकेशन और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में हेल्प कर रहा हूँ। एक और मैं उनके ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स क्या है उसके लिए हेल्प किया। तो इस तरह से जो गिविंग है, गिविंग तो मैं पहले से भी करता था, वहाँ भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। ये थोड़ा स्ट्रक्चर ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा स्ट्रक्चर्ड है, और मैं मल्टीप्लायर इफेक्ट देखता हूँ। सो डायरेक्ट गिविंग, जैसे कि कहते हैं ना कि टीच समवन फिशिंग रादर देन गिविंग हिम फिश। तो अगर कोई एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं तो उसका बहुत ही फार फेचिंग इम्पैक्ट होगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, वो इंडिया के डेमोक्रेटिक सेटअप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब ये सब का मल्टीप्लायर इफेक्ट है। फ्लड आता है तो हम डोनेट करते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिजास्टर की जो रेजिलियंस है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कि फ्लड आए तो हम कैसे पहले से वी आर प्रिपेयर्ड। तो अगर मुझे 2 जगह कंट्रीब्यूट करना है, एक है कि डायरेक्ट फ्लड आया और हमने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया, वर्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिवली क्योर हो गया, मतलब प्रिवेंशन के लिए काम कर रही है, और वो मल्टीपल जगह मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है। अच्छा। तो अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है तो अब मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करूंगा प्रिवेंशन साइड पे, जो कि मल्टीप्लायर एक प्रोसेस बनाया। जैसे डिसेबिलिटी की एक कंपनी है, अब वो केयर गिवर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उनके खुद के सेंटर्स थे, लेकिन नाउ दे आर प्रोड्यूसिंग कि हजारों केयर गिवर हों जो कि समझ में आए, और जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल है उनको किस तरह से संभाल सकें। तो ये फ़र्क आया है। और स्पिरिचुअल भी हूँ थोड़ा। आई डोंट फॉलो एक, कोई ऐसा नहीं है कि एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं फॉलो करता हूँ। एक्सपोजर है, बट मैंने देखा है कि जो रिलेशनशिप टू मनी है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो पैसा कमाना ज़रूरी है, हम जो काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, PNL और प्रॉफिट ज़रूरी है, लेकिन आप उससे कितने प्रभावित होते हो और कितने उसके पीछे पागल होते हो और कितना स्ट्रेस आप लेते मतलब हो, वो दिमाग में नहीं जाना चाहिए। वो अगर आप हैंडल कर सकते हो वो तो असर तो पड़ता ही है। करेक्ट। ट्रेडर हमेशा दुखी रहता है, जिस दिन प्रॉफिट बनाएगा तो कहेगा और प्रॉफिट बन जाती है, आज तो बहुत ही अच्छा दिन था। लॉस के दिन तो आप दुखी है, वैसे भी रहोगे। लेकिन किस तरह से करते हो। और एक चीज़ मैंने अपने आप में देखी है, जो कि शायद मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा कि उनको भी ऐसा लगा कि नहीं। देखिए, जब आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो हर एक चीज़ में आप कुछ ना कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने टैक्सी वाले को 200 रुपया दिया तो लगेगा कि अरे इसने 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए। अब जब MTM आप देखते हो कि लॉस MTM या कभी कभी रियल PNL, कि भाई 50,000 लॉस तो ऐसे ही हो गया, अब 2 लाख रुपया लॉस हो गया, 3 लाख रुपया लॉस हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप खर्च करते हो
तो आप उसको उतने सीरियसली नहीं लेते हो, क्योंकि आपको लगता है अरे यार यहाँ मैं 10,000 रुपये के लिए क्यों अपना दिमाग खराब करूँ, मैं तो वहाँ 10,000 रुपया ऐसे ही मेरा वहाँ चला गया था या बन जाएगा। मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो वैसा मेरे साथ हुआ है, बहुत बार होता है नेगोशिएशन में या कहीं पे भी, लगता है यार ठीक है क्यों इतना दिमाग खराब करना है, 20,000 रुपया वो तो मैं कल मंडे को मार्केट खुलेगा मैं कमा लूँगा। लेकिन हमें इन दोनों को थोड़ा अलग करके रखना चाहिए। हालांकि दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी बट दिस इज मनी, योर रिलेशनशिप टू मनी। कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन कह सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए, ट्रेडिंग आपके लिए बिजनेस है या गैम्बल है, कैसे समझते हैं? बहुत ही क्लियर है, जैसे मैंने बात की, इट इज़ अ बिजनेस। कंसिस्टेंसी से हमें बिजनेस नहीं मिलता है ना, गैम्बलिंग में कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज़्यादा सीख आपको कहाँ से मिलती है? चार्ट से, किताबों से, यूट्यूब से, सेल्फ लर्निंग से, या सबसे ज़्यादा कहाँ से सीखते हैं आप आजकल? तो ज़्यादातर तो यूट्यूब से, और उसके बाद खुद की एनालिसिस करके। सो यूट्यूब से मुझे पॉइंटर मिलता है, जैसे आज मैंने बताया गामा एक्सप्लोजन, राइट, या गामा फ्लिप। तो मैं अगर किसी से ये सुनता तो ये वर्ड मेरे दिमाग में घुस जाता, तो फिर मैं अपना रिसर्च करता। ग्रेट ग्रेट। तो आपने आईटी इंडस्ट्री में काम किया काफ़ी समय, अब मार्केट में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों में से ज़्यादा बेरहम कौन है? अपने अपने उनके न्यूएंसेस हैं, लेकिन आप जब कोई भी एंटरप्रेन्योरियल काम करते हो, और मेरे समझ से ट्रेडिंग इज मोर लाइक एन एंटरप्रेन्योर, पर्टिकुलरली इफ यू आर अ फुल टाइम, दैट इज मोर रिस्की देन वर्किंग फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। स्टॉप लॉस सिस्टम में होना चाहिए कि दिमाग में? तो हर एक कोई कहेगा सिस्टम में, पर मैं कहता हूँ कि इन बिटवीन, एंड वो इन बिटवीन है कि मैं नॉर्मली अंडरलाइंग पे एसएल रखता हूँ। तो अगर अंडरलाइंग पे एसएल है तो वो तो आई कैन नॉट कीप इन द ब्रोकर सिस्टम। तो मैं या तो मेरी कस्टम कोड है या कुछ टूल्स यूज़ करता हूँ, मतलब एल्गो वगैरह में। तो एल्गो वगैरह में, तो उसमें एसएल रहता है। तो इट इज़ इन द सिस्टम बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन द ब्रोकर सिस्टम। ऑल राइट। तो एक बताइए कि जो हैप्पीनेस मिलती है वो बड़े प्रॉफिट में ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है कि छोटे लॉस में निकल गए तो ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है? मुश्किल है कहना। आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट। आई थिंक सेटिस्फैक्शन, अगर जिस दिन आप अपना सिस्टम फॉलो करते हो उसको ब्रेक नहीं करते हो, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन आपने एक सिस्टम फॉलो किया है, मुझे वो सेटिस्फाइड होता है। आई वॉन्ट से हैप्पीनेस बट सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जिस दिन मैं अपने ही रूल कभी कभी ब्रेक भी करता हूँ तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, भले ही प्रॉफिट हो जाए। तो मतलब रूल्स को फॉलो करने की मैं बहुत डिसिप्लिन, देखिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस डेटा को अगर आप डिसिप्लिन के साथ हैंडल नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेडर्स हैं जो अपनी कैपिटल ग्रो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज है आपका, कोई आपके अपने एक्सपीरियंस से कुछ उनको एडवाइस देना चाहते हैं? तो पहली बात तो ये है कि देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि फुल टाइम प्रोफेशन अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वेरी इजी डिसीजन, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी है, एंड इट मे नॉट बी एज लुक्रेटिव एज मेनी PNL और इवन माई टॉक में सजेस्ट। तो बहुत ध्यान से सोचिए। मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि आप पहले कैपिटल अपनी जो नौकरी कर रहे हैं या कुछ वॉट एवर योर बिजनेस, उस पर ध्यान दे के पहले बना लीजिए। फिर आप पैसिव इन्वेस्टिंग देखिए या इस तरह की इन्वेस्टिंग देखिए कि बहुत फुल टाइम ना लगाना पड़े। देखिए, मेरी बात अलग थी, मैं 50 के ऊपर था, मेरा एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर था, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कोई यंगस्टर है, वो डेफिनेटली एक करियर बना सकता है, बट नॉट एज अ सेल्फ ट्रेडर। अगर आप मेरे फंड में भी काम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर रहे हैं, दिस ग्रेट। आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप एक बाई साइड के एनालिसिस है, सेल साइड के एनालिसिस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर रहे हैं, व्हाटएवर, दैट्स हेज फंड में काम कर रहे हैं, IITians भी जाते हैं हेज फंड में, करेक्ट, दैट्स डिफरेंट। लेकिन अपने कैपिटल को आप हैंडल कर रहे हो फुल टाइम एज अ वेरी यंग एज, या फर्स्ट थिंग दैट यू आर डूइंग आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ गुड इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सेट्रा, तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना चाहिए, बहुत सलाह लेनी चाहिए बड़ों की, परिवार की, फिर करना चाहिए। डोंट जंप जस्ट लाइक दैट। आपको क्या लगता है, ऑप्शन बाइंग या सेलिंग? नहीं, सो इट डिपेंड्स। आई क्लियरली सेड राइट कि अगर वोलेटिलिटी एक्सपैंड कर रहा है, VRP आपके फेवर में नहीं है, ऑप्शन बाइंग। VRP फेवर में है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऑप्शन सेलिंग।
इंट्राडे you can do focus more. Positionally, I would prefer option selling. ओके तो चलिए बहुत अच्छा डिस्कशन रहा. Thank you so much. इन केस हमारे दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो क्या 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 प्लेटफॉर्म्स हैं? तो एक तो YouTube पे ही जवाब दे सकते हैं मुझे, और मैं नॉर्मली लेता हूँ. लिंक्डइन में मैं हूँ, धीरज सिन्हा के नाम से आप सर्च करेंगे तो शायद आपको नंबर 1 पे ही मिल जाए. ऑलराइट. और ट्विटर पे हूँ @धीरज सिन्हा, और YouTube पे धीरज सिन्हा 2001. वीडियो कम बनाता हूँ लेकिन मुझे लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो आप मैंने देखा आपका कंटेंट बहुत यूनिक और नई नई चीज़ें पर्सपेक्टिव सामने लाते हैं आप. तो थैंक यू सो मच. तो विश एवरीवन द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू धीरज. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर AIF. और फिर बहुत अच्छा लगा. आपको दोबारा बुलाएंगे तो अगर दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि धीरज को हम दोबारा बुलाएं तो कुछ ऐसी चीज़ लिखी जो आप इनसे जानना चाहते हैं. एंड ही इज़ वेरी फ्रेंडली. मैंने इनके साथ पहले भी काम किया है, हम इन्फोसिस में साथ में काम करते थे, तो आई एम श्योर कि ही इज़ वेरी हेल्पफुल. तो फिर से मिलेंगे. थैंक यू सो मच.